नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आज थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। जैसे कि जो हमने कोर्स कंटेंट थोड़ा सा कवर करना है जो आज के लिए इम्पोर्टेंट था। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि वी आर एबल टू डायरेक्ट आवर अटेंशन टुवर्ड्स दैट। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त ऑलराइट, हमारा आज का जो मेन टॉपिक्स हैं वो एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और एक है टोकन। टोकन जी, क्या समझते हैं? कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा आप में से कि टोकन जो होते हैं, जो हम बात करते हैं टोकन की, तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन टू यू? आपको क्या लगता है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसका इस्तेमाल क्या है? टोकन्स बेसिकली हमारे पास वही है कि जो भी हमने इनके इथीरियम में काम करना है वो हमें टोकन्स के ज़रिए ही करना है, क्योंकि टोकन्स जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि कोई भी आपने एक्सेस चाहिए तो वो थ्रू टोकन्स ही मिलेगी। टोकन को बेसिक टर्म्स में ज़रा डिफाइन करने की कोशिश करें कि मतलब वो बेसिकली क्या चीज़ है, यानी वो खुद क्या है। ये आवाज आ रही है एतजाज भाई? जी अमीर हमजा भाई बताएं। अगर हम इसको ये कहें कि करेंसी का एक कंट्रोल्ड मुतबादिल कह लें अगर इसे, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आपकी ब्रीफ एंड कंसाइज बहुत अच्छी डेफिनेशन है। एक किस्म का मुतबादिल है जो करेंसी का है। आसिम भाई आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। तो भाई, जैसे इन्होंने कहा, ये बिल्कुल करेंसी का एक मुतबादल ही है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो थोड़ा डिफरेंट है करेंसी से। करेंसी आप ओपनली यूज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और किसी भी चीज के साथ कॉइन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन टोकन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। आप इसको एक तो हर प्लेटफॉर्म पर नहीं यूज कर सकते, जिस पे बना होता है आप उसी प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, और फिर जिस पर्पस के लिए बनाया गया होता है, मेरा ख्याल है कि मोस्टली ये उसी विद इन द रेंज यूज होता है ये यानी इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि किसी चीज को ये इंसेंटिवाइज किया जाता है, या विद इन द फॉर्म, या विद इन आप कह लें कि लिमिट्स के अंदर आप, यानी जैसे उन्होंने उसमें बताया था, एग्जांपल दी थी बड़ी अच्छी, कि अगर आप जैसे किसी गेम्स वगैरह में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपकी करेंसी की यूटिलाइजेशन को या हैंडलिंग को कम करने के लिए एक टोकन इशू कर देते हैं। जैसे आजकल हमारे पास ये डिजिटल कार्ड्स हैं, तो उसके अंदर वो बैलेंस रख देते हैं, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मींस कि वो जो यूटिलाइजेशन है वो उसी प्लेटफॉर्म के अंदर ही होगी, उसके बाहर जाएंगे तो उसका वो आपको मुतबादल या उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, जी बिल्कुल सही। तो अहमद मंजूर साहब ने भी एग्जाम्पल को एलाबोरेट करते हुए इसी तरह कहा था कि वो जैसे होता है, हम एक अपने बच्चों को लेके जाते हैं एक पार्क में, वहाँ पे हमारी करेंसी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती, वो हमें कुछ टिकट्स, कोई कार्ड इशू कर देते हैं हमारी करेंसी के एवज। तो उस कार्ड के अंदर डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप वो सारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, झूले हैं, जो भी है, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली टोकन जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल रिप्रेजेंट करता है। उसको ख़रीदा और लिया प्रॉबली करेंसी से ही जाता है, या और भी तरीके हैं उसको ख़रीदने और लेने के, नॉट जस्ट विद अ रियल वर्ल्ड करेंसी। तो अब हम उसी पे थोड़ा सा अब एक्सपैंड करेंगे आप सबकी डेफिनेशंस को लेके। टोकन्स जो है, यानी मैं अगर बेसिक से शुरू करूं तो जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन इटसेल्फ इज अ सॉर्ट ऑफ टोकन। उसके अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है पैसे की, वर्थ की, रियल वर्ल्ड वैल्यू, लेकिन उसको एज ए टोकन लॉन्च किया गया, एज इन कि एक ऐसी चीज जो ट्रांसफर हो सकती है बिटवीन डिफरेंट पीपल, जो फंजिबल है, जिसका एक यूनिट दूसरे यूनिट के बराबर है, और उसकी ओनरशिप चेंज हो सकती है। इन प्रॉपर्टीज के साथ बिटकॉइन को लॉन्च किया गया शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती गई, तो वो
टोकन becomes synonymous with currency now, और उसकी इतनी ज़बरदस्त वैल्यू है कि इस वक्त 9,000 10,000 तक डॉलर्स तक जो है वो एक बिटकॉइन की करेंसी। तो बेसिकली बिटकॉइन एक टोकन ही था दैट स्टार्टेड एज अ टोकन, कि दे सेड कि ये जो है इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, रियल वर्ल्ड वैल्यू। पहले तो वो पता नहीं कितने थाउजेंड टोकन से एक पिज़्ज़ा खरीद, बड़ी मुश्किल से उन्होंने खरीदा, लेकिन जैसे जैसे अडाप्टेबिलिटी बढ़ती गई, पीपल बिलीव्ड इन इट, पीपल इन्वेस्टेड इन इट, पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इट, तो वो बढ़ के अब उसके एक स्टेटस जो है वो करेंसी तक चला गया। तो बिटकॉइन भी एक, इट स्टार्टेड एज अ टोकन, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वो है टोकन ही, उसे टोकन ही कह सकते हैं। उसकी कोई बैकिंग नहीं है ना कोई गोल्ड है, ना कोई करेंसी है, कोई ऑयल है, कोई कमोडिटी नहीं है उसके पीछे। इट्स सॉर्ट ऑफ अ टोकन, इट बट इट बिहेव्स लाइक अ करेंसी राइट नाउ, कि वो मैच्योर होके जहां तक पहुंचा है उसके बाद अब वो वर्क्स लाइक अ करेंसी। इथेरियम एक डिजिटल कंप्यूटर है जो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ करने के लिए बनाया गया है प्लेटफॉर्म। उसको फ्यूल करने के लिए भी उनको कोई ना कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी थी, क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन में बगैर मॉनेटरी वैल्यू, बगैर रियल वर्ल्ड वैल्यू किसी को दिए आप इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते, तो उन्होंने इथेरियम लॉन्च किया। अच्छा, आप वो अब डिजिटल कंप्यूटर जब वो चल रहा है तो उसके ऊपर लोगों ने डिफरेंट एप्लीकेशंस लिखनी है। उन एप्लीकेशंस बाय themselves if they want sort of token system being implemented, तो उसके लिए फिर वो टोकन इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे अब एक स्लाइड खोलता हूँ जिसमें जो हम डायरेक्टली बात करना स्टार्ट करेंगे कि इथेरियम जो है वो किस तरह के टोकन सिस्टम्स को इस्तेमाल करता है। तो एक चीज़ है इथेरियम के अंदर, वो कहलाती है जी ERC-20, और एक का नाम है ERC-721। ये दो तरह के टोकन इथेरियम में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये है क्या, मैं थोड़ा सा पहले उसकी बात कर देता हूँ। ये इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स नंबर 20 है। जब भी इथेरियम में कोई इम्प्रूवमेंट, कोई चीज़ ऐड करने की बात होती है तो उसकी कम्युनिटी जो है वो एक इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट लॉन्च करती है, जिसमें फॉर्मली एक्सप्लेन किया जाता है क्या चाह रहे हैं आप, क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर फिर पूरी कम्युनिटी 1 साल 2 साल काम करती है, डेवलप करती है, डिस्कशन करती है, उसको इम्प्रूव करती है, और फिर फाइनली वो ERC-20 के नाम से लॉन्च हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इथेरियम के ऊपर कोई भी टोकन लॉन्च करना हो, बेशक वो मॉनेटरी, इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट, किसी भी तरह का टोकन आपने इथेरियम के ऊपर लॉन्च करना है, तो एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया है ERC-20 का। स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि उनकी आपस में इंटरऑपरेबिलिटी आसान हो, और नंबर 2, जितने भी बाकी सिस्टम्स इथेरियम से कनेक्टेड हैं, जैसे एक्सचेंजेस हैं, वॉलेट्स हैं, वो सारे भी उस स्टैंडर्डाइजेशन से बेनिफिट हासिल कर सकें। यानी कि जैसे ही आप अपना, कोई भी हम में से एक बंदा उठता है, अपना कोई टोकन लॉन्च करता है, तो वो उन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो अगर करेगा तो उसको आसानी से एक्सचेंजेस में, वॉलेट्स में सपोर्ट मिल जाएगी। सपोर्ट का मतलब है exchanges can show that currency, can allow the trade for that token, and wallets can allow you to own them, see them and transfer them. तो ERC-20 जो है वो इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट है, जिसको बाद में उन्होंने EIP-20 में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज EIP-20? इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। सो हर चीज इथेरियम को चेंज करने की ERC से शुरू होती है, और जब वो अडॉप्ट हो जाती है उसको EIP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ज्यादा कॉमन इसका नेम ये रह गया क्योंकि 3-4 साल जब आप किसी बारे में बात करो और उसका नाम ERC-20 हो, फौरन से उसको चेंज करो तो पीपल डोंट अडॉप्ट इट। इसका नाम अभी भी ERC-20 टोकन है, लेकिन इथेरियम की स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये EIP-20 में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक टोकन है जो फंजेबल है। फंजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होना चाहिए। आपकी करेंसी फंजेबल होती है। एक चीज जब दूसरी चीज से इक्वल वैल्यू के साथ एक्सचेंज होती है तो वो फंजेबल होती है। नॉन फंजेबल का एग्जांपल क्या है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका अगर एक घर है, वो किसी दूसरे घर के साथ अपनी यूनिक वैल्यू होती है, उन दोनों की अलग अलग, वो एक्सचेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो करेंसी है आपके हाथ में, वो आपका 10 का जो नोट है वो किसी दूसरे के 10 के नोट से आप एक्सचेंज कर लें तो इट डजंट रियली मैटर, वैल्यू वही रहती है। तो फंजिबिलिटी वहाँ पे आती है। तो ERC जो 20 टोकन है वो फंजेबल टोकन है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी टोकन के स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है कि इस वक्त मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे यस, कि इस वक्त इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर
2,71,299 ERC20 के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टोकन्स हैं बेसिकली। 2,71,299 टोकन इथेरियम के ऊपर हैं। ये भी एक एक्सचेंज वेबसाइट, बाय एन एक्सचेंज वेबसाइट जो कि लिस्टेड है। अब इसके अंदर हो सकता है 10-20 हज़ार और हों जो लिस्टेड नहीं है अभी, जिन पे काम हो रहा है या वटेवर। सो आप अमाउंट ऑफ टोकन्स देख रहे हैं कि कितने हैं दुनिया में। अब 2 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। मैंने मेनली कुछ लिखे हुए हैं जो वैल्यू के लिहाज से, एक्सचेंज के लिहाज से टॉप पे चल रहे होते हैं। जैसे टेदर है। टेदर एक टोकन है जो कि इट्स टाइड टू द यूएस डॉलर्स। तो बेसिकली समझ लें एक और करेंसी है जो इथेरियम की बेस लेयर के ऊपर रन हो रही है, ठीक है। टेदर विच इज टाइड टू अ यूएस डॉलर, उसके पीछे उसकी बैकिंग पे यूएस डॉलर, यानी वो आपको कहते हैं कि आप हमें यूएस डॉलर दें तो अब हम आपको टेदर टोकन ट्रांसफर करते हैं आपके वॉलेट्स में, और फिर आप उसको आसानी से इंटरचेंज करें, स्टोर करें, कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ करेंसी ऑन टॉप ऑफ इथेरियम। क्यों बनाई गई, क्या है उसकी डिटेल्स, क्या है, व्हाइट पेपर क्या कहता है, वो आप इसकी डिटेल में जाएंगे आपको पता लग जाएगा। बट यहाँ पे ये बस मेंशन करना जरूरी था कि ये जो 2 लाख स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें से नोटेबल जो टॉप में आती हैं वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल टेदर है, यूएस डॉलर बैक्ड है। बीएनबी, आई थिंक बाइनेंस जो बहुत बड़ी एक्सचेंज है इथेरियम की, उनका अपना एक टोकन है जो लॉन्च कर रहे हैं एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट करने के लिए। आपको ये बात पता है ना कि इथेरियम और बिटकॉइन के बीच में एक्सचेंज ऑटोनमसली पॉसिबल नहीं है कि आप एक से दूसरे में फौरन से चले जाएं। यू नीड अ हेल्प ऑफ एक्सचेंज। तो वो एक अपना बीच में टोकन लॉन्च कर रहे हैं कि यू हैव अ मिडिल ग्राउंड, कि आप उनके टोकन खरीद लें और फिर किसी भी करेंसी में आपको मूव होने में आसानी हो। तो बाइनेंस जो है उसने बीएनबी टोकन लॉन्च किया हुआ है इथेरियम के ऊपर। चेन लिंक एक और टोकन है जो आई थिंक इंटरनेशनल बैंकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, वो भी एक टोकन है। टोकन को आप हमेशा ऐसे ही देखें कि जैसे आप बिटकॉइन की करेंसी को देखते हैं, इट्स अ नंबर, it's a way of storing some sort of real world value on a blockchain, some kind of, yani it could be monetary value, it could be tangible, intangible value, and it's also native to the bitcoin के जैसे bitcoin हैंडल होते हैं, जैसे ether हैंडल होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर वे में ये वाले टोकन हैंडल होते हैं। हैंडल किस तरह, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनकी मूवमेंट, उनकी प्रॉपर्टी ओनरशिप। लेकिन इसकी सारी हैंडलिंग जो आप टोकन डेवलप करते हैं इथेरियम के ऊपर, उसकी ज्यादातर जो हैंडलिंग होती है, यूजर मैनेजमेंट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ट्रांसफर, वो सारा कुछ आप अपने कोड के अंदर हैंडल करते हैं। इथेरियम ऑटोमेटिकली आपको उसकी मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता। सो यू राइट द होल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर smart token. You write the smart contract, and inside that smart contract you take care of the user management, tracking of balances, transfer of balances between people. तो आप समझ रहे हैं, टेदर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप जाके खोलेंगे, उसके अंदर ट्रांसफर कैसे होना है, स्टोर कैसे होना है, किस किस के पास टेदर है, वो सारी मैनेजमेंट उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रही है। इथेरियम बेस लेयर है जिसपे वो रन हो रही है, लेकिन उसकी ट्रैकिंग इथेरियम नहीं कर रही, उसकी ट्रैकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो टेदर ने लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक और टोकन फॉर्मेट है। आप लोग मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं बीच में अगर कोई चीज समझ ना आए तो। एक और टोकन है जो कहलाता है बैट, आई थिंक इट्स कॉल्ड बेसिक अटेंशन टोकन और समथिंग लाइक दैट। ये ब्रेव जो ब्राउजर है उसमें इस्तेमाल होता है। यानी मैं आपको टोकन का इस्तेमाल बता रहा हूँ कि किस तरह से हो सकता है, ना सिर्फ कोई मॉनेटरी वैल्यू जैसे यूएस डॉलर्स या बीएनबी या फिर कोई और करेंसी, इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट समथिंग ऑफ वैल्यू, ऑफ एनी काइंड ऑफ वैल्यू, बेसिक अटेंशन टोकन। तो ये क्यों इस्तेमाल होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि एक होता है हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, फिर एक होती हैं हम एज अ कॉमन यूजर, फिर उसके मिडिल में थर्ड पार्टी होती है जो कोई ना कोई कंटेंट दे रही होती है। जैसे आप यूट्यूब का एग्जांपल ले लें, यूट्यूब हमें वीडियो सर्व कर रही है, हम उनके कंज्यूमर हैं, और फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो चाह रही है कि हमें एड्स दिखाए। उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मॉनेटरी जो है वो फायदा है इसमें कि हम एड्स देखें, उनको भी पैसे मिलते हैं। जो लोग जो वीडियो होस्ट कर रहे हैं यूट्यूब वाले, they also have a stake in this।
तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी बंदे ने कोई आइडिया आया बड़ा ज़बरदस्त कि एक टोकन लॉन्च करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसका नाम उसने रखा बेसिक अटेंशन टोकन। अटेंशन है, या इसको हम चेक भी कर सकते हैं बेसिक, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ट्राई, बैट टोकन, इट्स कॉल्ड, होल्ड ऑन, BAT, या बेसिक अटेंशन टोकन, आई वाज करेक्ट। तो उस बंदे ने इसको लॉन्च किया, इस अटेंशन टोकन को, विद अ व्यू दैट ये इसका ट्रायंगल है। मैं देखता हूँ किसी ने यहाँ पे फुल रिप्रेजेंटेशन अगर दी हुई है तो उसमें मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। बैट टोकन ट्रायंगल, तो ये टोकन की मतलब एक एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से हो सकती है नॉन मॉनेटरी बेसिस पे भी। जरूरी नहीं है कि उसकी कोई बैकिंग हो, गोल्ड हो, उसके पीछे डॉलर हो, या वो कोई और वैल्यू रिप्रेजेंट करो। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट सम अदर वैल्यू दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा खोल लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो हम लोग यूजर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं और पब्लिशर्स हैं। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब इज पब्लिशिंग द वीडियोज एंड कॉन्टेंट। तो इन्होंने एक बैट टोकन लॉन्च किया। अब वो बैट टोकन इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनके लिए भी और इनके लिए भी। वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है टोकन। आप अगर वीडियोस देखते हुए एड्स को देखना चाहेंगे और आप कहेंगे कि भाई मैं एड्स देखना चाहता हूं, मुझे दिखाओ, तो उसके एवज आपको बैट टोकन इशू होंगे। सो यानी यू आर बीइंग इंसेंटिवाइज्ड इन दिस होल एडवर्टाइजर पब्लिशर यूजर रिलेशनशिप कि आप एड ब्लॉक्स इंस्टॉल करके एड से भागने की बजाय एड्स को देखें। आपके पास भी उसका एडवांटेज है। यू आर गोना गेट टोकन्स that are gonna have a real world value if you want them to be traded। तो यूजर्स को वो टोकन मिलते हैं, एडवर्टाइजर्स को भी वही टोकन मिलते हैं if their ads are being watched more frequently, if more user opt to seeing ads from a specific advertiser, तो उसको वो बैक टोकन जाएंगे। पब्लिशर को भी वो टोकन जाएंगे। इस तरह के जो वीडियो ज्यादा चलेगी उसके एवज टोकन जो है वो पब्लिशर को जाएंगे। सो आप समझ लें कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर इन सब ने ब्लॉकचेन इंस्टॉल किया अपने पास। ERC-20 टोकन जो बैट टोकन है उसको चलाने के लिए उसके सारे प्रीरेक्विजिट्स मुकम्मल किए, उसके साथ रजिस्टर हुए, व्हाटएवर वाज द प्रीरेक्विजिट। उसके बाद अब ये एक सिस्टम के तहत एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ना कि एक नॉर्मल जो सेंट्रलाइज सिस्टम है इस वक्त। उसमें क्या है, हम यूजर हैं, वी डोंट वांट टू सी द एड्स, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा टाइम ज़ाया होता है, वी रन अवे फ्रॉम इट, वी इंस्टॉल एड ब्लॉकर्स टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दोज एड्स। तो ये टोकन सिस्टम जो सारी पार्टीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए लॉन्च किया गया, इट्स अ वेरी नाइस रेवोल्यूशनरी आइडिया। ब्रेव जो ब्राउजर है उसके अंदर इसका बुनियाद रखी गई है, उसके अंदर इसको फेजेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल करेंगे तो वो एक तो आपके सारे एड सबसे पहले ब्लॉक कर देगा, सारे के सारे। ब्रेव में कोई एड्स नहीं आते, लेकिन जो एड्स आप अलाउ करेंगे बाय योर कंसेंट वो आपको दिखाएगा और उसके एवज आपको टोकन देगा जो कि BAT टोकन होते हैं। वो BAT टोकन आप रियल वर्ल्ड वैल्यू में कन्वर्ट करें, या फिर आपको यूट्यूब पे किसी का कंटेंट अच्छा लगता है, आप वो टोकन उस बंदे को मूव कर दें कि भाई आपका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, आई वांट टू सपोर्ट योर एफर्ट, तो ये एक टोकन मैं पब्लिशर को दे रहा हूँ। पब्लिशर मतलब कि जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, या फिर आप उस एडवर्टाइजर को सपोर्ट करना चाहते हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट से आपको फायदा हुआ। सो ये बैक टोकन इंटरचेंजेबल है बिटवीन ऑल ऑफ दीज पार्टीज एंड दे आर इंसेंटिवाइजिंग एवरीबडी इन द होल बिजनेस स्कीम। तो इससे आपको एक चीज समझ आई कि ERC टोकन जो है वो एक बहुत जबरदस्त इंसेंटिवाइजेशन मैकेनिज्म सेटअप करने में हेल्प करता है। ब्लॉकचेन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये बैट टोकन जो है ये किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास बैट पड़े हैं और मैं ईथर ले लूं इसके अगेंस्ट। जी, इनकी रियल वर्ल्ड वैल्यू है। आप बैट टोकन के वाइट पेपर, मेरे पास ब्रेव ब्राउजर था लेकिन मैंने उस पे एड्स कोई नहीं अलाउ किए हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे पास पता नहीं कैसे मेरे ख्याल में 1 या 2 बैट के टोकन आ गए थे। अच्छा, हाँ वो मतलब ब्रेव के ब्राउजर की यूजेज पे भी हो सकता है उन्होंने कुछ लगाया। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डिटेल्स के वो किस तरह डिस्पर्स होते हैं, लेकिन उसका आइडिया सारा यही है कि इन तीनों प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज करके एक सिस्टम बनाया जाए
जिसमें वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि कंज्यूमर ऐसा नहीं है जो एड से भाग रहा है, पब्लिशर ऐसा नहीं है जो सिर्फ एडवर्टाइजर पे फोकस कर रहा है, उसको यूजर से कोई लेना देना नहीं। तो इन तीन लोगों को एक चीज, एक इंसेंटिवाइज सिस्टम में लाना पॉसिबल हो सका है एक टोकन के जरिए। सो टोकनाइजेशन इस एस्पेक्ट में भी इस्तेमाल होती है। और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि टोकनाइजेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है फाइनेंस की, और फाइनेंस की भी, इकोनॉमिक्स की भी। उसमें इस तरह से होता है कि आप देखें, एग्जांपल आपको मैं इस तरह दूंगा कि आप एक गाड़ी है, उसमें आपने पैसा लगाया और आपने कहा कि भाई इससे जो आउटपुट, जिस तरह कोई उबर की कार है उसमें आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी है, और आपका जो है वो ये है कि इसके जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से इतना परसेंटेज आपने मुझे देना है, बाकी आप जो कमाएंगे वो आपका। तो बेसिकली क्या है, एक एसेट आपने बनाया है और उसके अंदर आपका एक शेयर है सॉर्ट ऑफ, उस शेयर के एवज आपको जो उसके प्रॉफिट है उससे बेनिफिट मिल रहा है। अब वो एसेट अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपका वो सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। टोकनाइजेशन क्या करता है? टोकनाइजेशन ये करता है कि आपको अलाउ करता है कि इंस्टेड ऑफ यू नो मैनेजिंग योर वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड इन वन एसेट, वो ये करता है कि आपको 100 गाड़ियां जो उबर की पूरे पाकिस्तान में लोग चला रहे हैं, उन सब की परसेंटेज ऑफ ओनरशिप आपको दे दी जाएगी। यानी कहा जाएगा कि आप आके खरीद लें ओनरशिप, कितनी गाड़ियों की खरीदना चाहते हैं, आप कहें जी मैंने 2% ओनरशिप 100 गाड़ियों की खरीदनी है, बताएं कितने पैसे दूं। आप वो पैसे उन्हें देंगे, आपको उस हिसाब से वो टोकन इश्यू हो जाएंगे जितने बनते हैं आपके। फिर आप मालिक हो गए 100 ऐसी गाड़ियों के जिनमें बिजनेस चल रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं। जैसे जैसे वो पैसे कमाएंगे तो यानी फिर आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। फिर आपका ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी को कुछ लॉस होता है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, सारी की सारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो खत्म हो गई। यू आर पार्ट ऑफ अ शेयरिंग सिस्टम जिसमें आपकी जो इक्विटी है वो 100 चीजों में स्प्लिट है और आप उनसे पैसे कमा रहे हैं। सो टोकनाइजेशन इस रिस्पेक्ट में भी इस्तेमाल होता है कि ओनरशिप का फ्रैक्शन में आपका होना, यानी वो गाड़ी पूरी की पूरी आपकी नहीं है ना, वो बिजनेस आपका है जो चला रहा है, लेकिन उसके अंदर आपका कुछ हिस्सा है और आपको उसके एवज कुछ टोकन दे दिए गए हैं। वो टोकन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जैसे ही वो उबर की जो गाड़ियां हैं वो कमाएंगी प्रॉफिट, तो उसका कुछ शेयर आपको आपके टोकन के एवज, जितने आपने टोकन होल्ड किए हुए हैं अपनी परसेंटेज ऑफ इक्विटी के हिसाब से, उसके एवज आपको वो मिल जाएगा। आसिम भाई, अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूँ या गलत बात कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। फाइनेंस में जो है एक्सीलेंट एग्जांपल है, इसके रियल केस भी हैं मेरे पास, कुछ हैं तो टोकन, मुझे उनके बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में इंसेंटिव आता है डेली बेसिस के ऊपर, बहुत स्मॉल है लेकिन वो आ रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, बिल्कुल ये आप कह रहे हैं। तो मतलब ये तो सम जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाला हिसाब हो गया। ये देखिए बेसिकली शेयर टोकन है क्या, ये शेयर्स की दूसरी किस्म है जो डिजिटल फॉर्म में है। आप इसको बिल्कुल वैसे ही लेके चलें। जैसे आईसीओ आपने सुना है कि इसमें आईसीओज ओपन होते हैं, तो हमारी रियल लाइफ में जो कंपनीज जैसे बनती हैं उसमें आईपीओज होती हैं, पहले उसकी बेस पे सारी फंडिंग होती है, इसमें क्राउड फंडिंग होती है। तो ये बिल्कुल वही सिनेरियोज हैं सारे के सारे। तो मैं इस वक्त एक्सप्लेन यही कर रहा हूँ कि टोकन किस तरह डाइवर्स चीज के लिए। अब आप ये बड़े मजे के आगे जो दो टोकन मैंने लिखे हुए हैं, WETH एंड WBTC, ये रैप्ड इथेरियम और रैप्ड बिटकॉइन, यानी इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर ERC-20 स्टैंडर्ड यूज करते हुए किसी कंपनी ने दो टोकन लॉन्च किए जिनका नाम रखा रैप्ड इथेरियम एंड रैप्ड बिटकॉइन। अच्छा, आप लोगों को पता है कि डायरेक्टली बिटकॉइन को इथेरियम पे लाना वैसे तो इम्पॉसिबल है, इथेरियम बिटकॉइन के नेटवर्क पे ट्रेड नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक टोकन लॉन्च किया जिसका नाम रखा WBTC, और उसमें आपसे उन्होंने वादा किया और वाइट पेपर में उसको शो किया और अपने कोड में दे आर बाउंड टू डू इट कि अगर आप उनको जितने BTC देंगे उस हिसाब से आपको वो इथेरियम दे देंगे। इस तरह इसका कोई 1-to-1 रेशो है। तो होगा ये कि आपके BTC डायरेक्टली इथेरियम नेटवर्क पे लाए जा सकते हैं थ्रू देयर स्मार्ट
थ्रू देयर ERC20 टोकन। तो ये रैप BTC कहलाता है। अब रैप ईथर तो क्या सर चीज़ है? इसका इसका बेनिफिट क्या होगा? मतलब ये काम तो बंदा कोई किसी एक्सचेंज पे भी कर सकता है मेरे ख्याल में। किस लेवल पे, दोबारा बोले? मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये से रैप करने का बेनिफिट क्या होगा? ये काम तो आप किसी एक्सचेंज के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब आपके पास बिटकॉइंस हैं तो आप किसी एक्सचेंज से उसके अगेंस्ट ईथर ले लो। ठीक है, लेकिन इसका ये कॉन्सेप्ट है ना कि इसका रिलेशन डायरेक्ट बिटकॉइन के साथ है, 1 to 1 कहलाता है। मतलब जितने बिटकॉइन आपके अब इसका प्रोसेस किस तरह होता है कि आप इस कंपनी ने जो भी डी ऐप बनाई होगी जो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल कर रही है, उस डी ऐप पे आप जाएंगे, अपने बिटकॉइंस डेफिनेटली उनको देंगे, सर्टेन अमाउंट जितने आपने करनी, उसके एवज वो आपको WBTC टोकन्स इशू करेंगे जो कि ट्रेडेबल होंगे इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। तो आप कुछ समझ रहे, यानी इन्होंने एक्सचेंजेस का भी बीच में से रोल खत्म किया, एक किस्म का डायरेक्ट लिंक बनाने की कोशिश की बिटवीन BTC एंड इथेरियम, कि आपकी वो जो रियल वर्ल्ड वैल्यू BTC में है वो फॉरन से चेंज होके इथेरियम के ऊपर आ सकती है और आप उसको फिर इथेरियम के नेटवर्क पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था। मतलब ये कोई बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह के कॉन्सेप्ट लॉन्च है मार्केट में। अब ये उससे भी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है WETH, और ये आपको टोकन को और ज्यादा डीप समझने में हेल्प करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स। ये WETH क्या आपको पता है? इथेरियम करेंसी है। इथेरियम इज ऑल्सो अ टोकन and Ethereum was created and launched before the advent of ERC20, right? Ethereum पहले आया है, ERC20 टोकनाइजेशन स्टैंडर्ड्स बाद में आए हैं। बेशक 3 महीने 6 महीने बाद आए हों, लेकिन they came later। तो हुआ क्या है कि इन्होंने एक रैप्ड इथेरियम भी बनाया है, रैप्ड ईथर, जिसमें आपके ERC20 टोकन डायरेक्टली ट्रांसलेटेबल हो जाते हैं इथेरियम के साथ। It's gonna be a little difficult for you guys to wrap your head around this concept कि ये क्या है। इथेरियम के अंदर एक ERC20 टोकन है जिसने इथेरियम का रैप्ड टोकन लॉन्च किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल तौर पे यही है कि अगर आपके पास WETH के कॉइन्स है ना, WETH के टोकन्स हैं, तो ये कंपनी आपको डायरेक्टली उनको ईथर में कन्वर्ट करके दे देगी। यानी इसका मतलब है कि जो ईथर जो है वो ERC20 प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता। नहीं करता। ERC20 प्रोटोकॉल बाद में आया है, ईथर उससे पहले का बना हुआ है। आपने बिल्कुल स्टेटमेंट की है। भाई इथेरियम जो है मेरा ख्याल है कि टोकन नहीं है, कॉइन है, और बाइनेंस भी कॉइन है टेक्निकली। लेकिन आपको आसिम भाई ये भी पता है ना कि इनको एक्सचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ जी ऐसे ही है। तो रैप्ड इथेरियम, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लेकर आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी आइडिया क्या है बेसिकली रैप्ड BTC और रैप्ड इथेरियम का। तो ये वाइट पेपर्स हैं, कंपनीज हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज दे आर ऑल टोकन, ERC20 फंजिबल टोकन, जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। टेदर की जो है वो यूएस डॉलर बैक्ड है, तो उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। BNB एक बड़ी एक्सचेंज है, उन्होंने उसके लिए पता नहीं, आई डोंट नो, दे लॉन्च देयर ओन सॉर्ट ऑफ टोकन। शायद उसमें कोई फैसिलिटीज हों जो उनके एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए चेन लिंक का और मकसद है। तो डिफरेंट कॉइन्स लॉन्च हुए हैं और इस वक्त चल रहे हैं। आप ये क्वांटिटी नहीं देख रहे, 2,71,299 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं इथेरियम के नेटवर्क पे जो रिलेट करते हैं ERC20 टोकन से। अब आगे चले जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये कॉइन्स लेट्स सपोज ईथर और ये जो टोकन है ये समहाउ सेम ही है ना, फंजिबल, मतलब ERC20 और कॉइन। बिल्कुल, यानी देखें, ईथर एक पूरा नेटवर्क है, उसका जो फ्यूल है जिसपे वो चलता है वो, सॉरी, इथेरियम एक पूरा नेटवर्क है, प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म जिस फ्यूल पे चलता है उस करेंसी का नाम है ईथर। वो आप गैस के सूरत में पे करते हैं, ये बात थोड़ी सी और है, ये एक थर्ड लेवल ऑफ डेप्थ है, लेकिन ईथर ही पे करते हैं ना आप बेसिकली ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको चलाने के लिए, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय मैं ईथर और टोकन का पूछना चाह रहा हूँ, ERC20 टोकन और ईथर। मैं इसी को एक्सटेंड करने लगा हूँ आगे अपनी बात को
कि प्लेटफॉर्म को फ्यूल करने वाली करेंसी ईथर, उस पूरे प्लेटफॉर्म में एक और करेंसी डेवलप करने का मेथड सेम दैट वर्क्स सिमिलर टू हाउ ईथर वर्क्स इज ERC20 टोकन. So yes, Ether is a currency and Ether can also be called as a token. Ether की अपनी कोई वैल्यू तो अब है क्योंकि लोग उसे वो वैल्यू दे रहे हैं. जब वो स्टार्ट हुआ था तब तो उसकी वैल्यू उस कंपनी ने सेट की थी, विटालिक बुटेरिन के डेवलपर कम्युनिटी ने, कि ये हमारा व्हाइट पेपर है, ये हमारी मार्केटिंग है, हमें लगता है कि ईथर की ये वैल्यू है, प्लीज हमसे ले लें. तो वो टोकन की तरह ही स्टार्ट हुआ था ईथर. आप समझ रहे हैं ना, जब उसकी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हुई थी तो उसको डॉलर के एवज बिटकॉइन के एवज आपको दिया गया था. तो उस वक्त वो टोकन था, लेकिन अब वो एक फुल फ्लेज करेंसी बन गई है. मतलब क्योंकि सब उसको करेंसी मानते हैं, उसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू है, उससे चीजें एक्सचेंज करते हैं, स्टोरर ऑफ वैल्यू है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, उसकी सारी करेंसी वाली प्रॉपर्टीज उसके अंदर है इस वक्त, जिसकी वजह से अब वो करेंसी है. तो उसे हम टोकन नहीं कहना पसंद करते, हम कहते हैं भाई वो करेंसी है, जबकि दे ऑल स्टार्टेड एज टोकन and then later become currencies. तो ये एक्सचेंजेबल है वर्ड्स. ये कॉन्सेप्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा, टोकन और करेंसी किस तरह एक्सचेंजेबल है, क्या चक्कर है, बट यू विल कम टू अंडरस्टैंड. अच्छा, तो टोकन्स कॉइन्स भी बन सकते हैं, टोकन वाउचर्स भी बन सकते हैं. आपको 100 टोकन्स किसी ने इशू किए, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस पर 100 टोकन इशू किए, आपको ये वो अलाउ करते हैं भाई ये 100 टोकन आप लेके जाएं किसी भी जगह, फलानी जगह पे लेके जाएं, KFC, मैकडोनल्ड्स, वो आपसे 10 टोकन के एवज आपको एक हैप्पी मील दे देंगे. तो ये इसमें मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं आई ना, वो एक कंपनी ने आपको टोकन्स दिए और उसको एक स्पेशलाइज्ड जगह पे इस्तेमाल करना अलाउ किया. मैकडोनल्ड्स पे ये एक्सेप्टेबल है टोकन जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, और किसी और को देंगे वो आपको हैप्पी लैंड नहीं देगा, मतलब हैप्पी मील नहीं देगा. जो मैकडोनल्ड्स है वो आपको रिडीम कर देगा. तो वाउचर्स का कॉन्सेप्ट वहाँ आता है. जहाँ भी आपने वाउचर्स का कॉन्सेप्ट लाना है अपनी डी ऐप में, तो वहाँ इस टोकन के ऊपर आप उस वाउचर को डेवलप करेंगे. गोल्ड सर्टिफिकेट्स, यस, ओनरशिप ऑफ गोल्ड, या सर्टिफिकेट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट, वो भी इसी टोकन के तहत इम्प्लीमेंट होते हैं इथेरियम के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं. लॉयल्टी पॉइंट्स, ये आप लोगों को पता है, जो क्रेडिट कार्ड ओनर्स हैं उनको पता है, दे गेट पॉइंट्स फॉर एवरी परचेज. जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप यानी आप जैसे किस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी सुपरमार्केट के पास जाते हैं बार बार और बाइंग करते हैं हर महीने, तो वो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स इशू कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आपको वो यहाँ डिस्काउंट दे देंगे नेक्स्ट टाइम, या फिर इट कैन बी कन्वर्टेड टू सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू. तो लॉयल्टी पॉइंट्स से भी इस्तेमाल होते हैं. और IOUs, इससे सेम कॉन्सेप्ट है वाउचर्स का, कि आप किसी को पैसे देते हैं और वो आपको एक पेपर पर लिख के दे देता है. यानी आपने किसी को $10 दिए, he wrote it on a piece of paper कि I owe you $10. उससे आपने उसको $10 दे दिए और उसने आपको एक पेपर पे लिख के दे दिया I owe you $10. तो वो जो $10 जो उसने लिख के दिए वो एज ए टोकन आपको इशू हो जाएंगे आपके वॉलेट में एज ए ERC टोकन. सो ये IOUs का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, आगे पढ़ते हैं. इथेरियम was created before the standard and does not comply with it yet. This led to the creation of so-called wrap. हाँ, ये मैंने जो wrapped Ethereum का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है. Represent Ether at 1-to-1 ratio. Very nice. तो आप ये पढ़ लीजिएगा, it's not very important, लेकिन ये है कि इसकी डिटेल है, ये wrapped Ethereum का क्या मतलब. अच्छा, तो ये ERC20 स्टैंडर्ड परफेक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्टैंडर्ड. इसके अंदर भी फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं. इसको कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे रखा जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जब ERC20 टोकन कोई लॉन्च करना है ना, तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखना है पूरा का पूरा, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस ERC20 टोकन की ट्रांसफर, उसकी ओनरशिप आपने अपनी ऐप के अंदर ट्रैक करनी है. ईथर आपको वो स्टोर करके देगा सारा कुछ, बट ट्रैक आपने करना है कितने टोकन किसके पास हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, एलिजिबल टू ट्रांसफर है या नहीं, किसके वॉलेट में कितना. आप समझ रहे हैं, यानी आप समझ लें एक नई करेंसी लॉन्च करने लगे हैं और उसकी सारी की सारी मैनेजमेंट भी आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अपलोड करेंगे ERC20 का, उसके अंदर खुद करनी है उस टोकन की, कि किसको कितने ट्रांसफर हुए हैं, कौन कितने टोकन्स का. यानी आज अगर आसिम भाई अपना टोकन बनाते हैं आसिम के नाम से, आसिम कॉइन, तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखेंगे कि टोटल आसिम कॉइन्स जो हैं वो इतने होने वाले हैं, इसकी सप्लाई इस तरह है,
इसको कोई ट्रांसफर करना चाहेगा तो उसके ये फंक्शंस हैं जो चेक करेंगे कि भाई आसिम कॉइन का बैलेंस है उसके पास नहीं है. So all of these management you're gonna include inside of your smart contract that you create to launch that token. It's a long sentence लेकिन आपको आसानी से समझ आ जाएगा. तो ये फंजेबल टोकन की थोड़ी सी डिटेल थी. फटाफट नॉन फंजेबल पे जाते हैं और क्विकली इसको डिस्कस करके खत्म करते हैं. फिर आ जाती है जी नॉन फंजेबल. तो ये एक स्टैंडर्ड है जो इम्प्लीमेंटेड है इस वक्त इथेरियम पे चल रहा है. इसका मतलब काम हो रहा है. इसके ऊपर इतना सारा काम हो चुका है कि इसमें इतने लाख जो है वो कॉइन्स लॉन्च हो गए हैं. एंड एवरी डे देयर इज अ न्यू कॉइन लॉन्चिंग. उसमें कोई पॉन्जी स्कीम भी हो सकती है, कोई गलत ऐसी स्कीम जिनमें आप पैसे लगाएं और वो लोग भाग जाएं. इस तरह की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं. तो एनी हाउ ERC 223, ERC 777 इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड्स जिनके बारे में डिस्कशंस हो रही हैं वो इस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं. जो ERC 20 फंजेबल टोकन का स्टैंडर्ड है ना, इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस हो रही हैं इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने में या इस स्टैंडर्ड को पे टोकन बनाने में, वो इन दो स्टैंडर्ड्स पे केटर की जाती हैं. प्रॉब्लम्स मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा किस तरह की हैं. फॉर एग्जांपल कि आपने अगर ERC 20 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम पे डिप्लॉय किया हुआ है, उसको अगर कोई ERC 20 टोकन भेज दे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ईथर, तो वो टोकन लूज हो जाते हैं. आई मीन यू लूज योर टोकन. तो आई मीन जस्ट क्विकली एक्सप्लेन कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या है. अभी आपको उसको समझने की जरूरत नहीं है. तो व्हेन यू गेट टू इम्प्लीमेंटिंग योर ओन टोकन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपको पता चलेगा कि टोकन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने ईथर भेजने होते हैं. आपने उसको टोकन नहीं भेजना होता अपना. ईथर भेजते हैं, ईथर गेट्स कन्वर्टेड टू टोकन एंड दोज टोकन गेट इशूड टू यू. सो एनीवेज, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इसकी शॉर्ट कमिंग्स को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं. बाकी अब नॉन फंजिबल पे मूव होते हैं. ERC 721 जो कि EIP 721 बन गया है क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्ड है. इस पे काम हो रहा है. इस पे बहुत सारे टोकन्स लॉन्च हुए हैं. तो ये EIP का हिस्सा बन गया. इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 721, यानी ये इथेरियम का एक नॉन सेपरेटिंग पार्ट है. अब ये जो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट था, तो अब ये EIP 721 है. ये नॉन फंजिबल है. अब जब फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी की बात होती है तो बेसिक आइडिया यही है कि ये जो नॉन फंजिबल टाइप ऑफ टोकन होते हैं ना, इनका मकसद है यूनिक होना. यानी एक पेंटिंग है, एक घर है, CK लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिप्टो किटीज, क्रिप्टो स्टैम्प्स. यानी आप चाहते हैं आप ऐसा टोकन डेवलप करें जिसकी बैक पे कोई टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड जो कि यूनिक है वो हो. यानी आप चाहते हैं कि भाई ब्लॉकचेन के ऊपर आप मोनालिसा की जो ड्राइंग है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और फिर उसको अलाउ करना चाहते हैं कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सके. तो क्योंकि वो एक यूनिक चीज़ है, मोनालिसा की ड्राइंग की कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू तो कोई नहीं बनती. वो ड्राइंग तो ड्राइंग है, इट्स एन आर्ट फॉर्म. वो एक कम्युनिटी के लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो उसको वो एज अ ओनरशिप ट्रांसफर. तो इसी तरह क्रिप्टो किटीज है का कॉन्सेप्ट है बीच में. क्रिप्टो किटीज जो है वो एक नॉन फंजिबल टोकन के ऊपर बनी है. क्रिप्टो किटीज इस तरह से ट्रेड नहीं होती कि 2.5 फलानी क्रिप्टो किटीज मुझे भेज दें. वो होता है कि एक पूरी क्रिप्टो किटी का ओनर मैं हूँ, एक क्रिप्टो किटी के ओनर आसिम भाई हैं. इस तरह यानी वो प्रॉपर एक एंटिटी होती है जो कि आपस में एक्सचेंजेबल नहीं है. ऐसा नहीं है आप कर सकते कि एक क्रिप्टो किटी जो मेरे पास है और आसिम भाई के पास है, मैं कहूँ कि मैं आपको अपनी क्रिप्टो किटी दे देता हूँ, आप उसमें से अपनी क्रिप्टो किटी में से कुछ पार्ट मुझे दे दें. मतलब वो फंजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो उसमें फिर क्रिप्टो किटीज और क्रिप्टो स्टैम्प्स और देयर आर मेनी अदर्स. टोटल कोई 5945 नॉन फंजिबल ERC 720 टोकन्स हैं जो इस वक्त डिप्लॉयड हैं इथेरियम के ऊपर और वो रजिस्टर्ड हैं. आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको उनकी डिटेल मिल जाएगी कौन कौन से हैं. सबसे टॉप पे क्रिप्टो किटीज, क्रिप्टो स्टैम्प्स एंड देयर आर फ्यू मोर आइटम्स. और भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप गेम्स खेलते हैं, अगर जिस तरह काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं आप, फाइटिंग गेम्स जिनके अंदर आप डिफरेंट मर्चेंडाइजेस खरीदते हैं, गन्स खरीदते हैं, कॉस्ट्यूम्स खरीदते हैं, तो वो गन्स और कॉस्ट्यूम्स अपनी यूनिक ओनरशिप ब्लॉकचेन के ऊपर मेंटेन कर सकती है. यानी वी आर गोना से दैट दिस गन व्हिच इज कस्टम मेड, व्हिच इज यूनिक, इज असाइन्ड टू दिस ओनर एंड दिस ओनर ओनली. और वो गन की वैसे कोई वैल्यू नहीं है. You got it after paying some money, yes, definitely, but उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पे उसकी इतनी ही वैल्यू है कि उसका ओनरशिप ट्रैक करनी है आपने कि ये गन इसके पास है. वो गन एक्सचेंज नहीं होगी. इट्स अ यूनिक
सॉर्ट ऑफ एसेट जो गेम के अंदर आपको इशू किया गया और वो आपका है, एंड देन यू कैन ट्रांसफर इट ऑल्सो, लेकिन पूरा का पूरा एसेट जाएगा। ऐसे नहीं है कि जैसे इथेरियम और दूसरे टोकन के केसेस में आप 10 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 0.0001 भी कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन फंजिबिलिटी आती है कि वो आइटम एज इज सेव होता है और पूरा का पूरा ओनरशिप ट्रांसफर होती है अगर आपने करनी है तो। इट्स अ लिटिल डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग टोकन्स। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इथेरियम, ठीक है। फिजिकल, हाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नॉन फंजिबल टोकन्स है। फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपकी कोई ज़मीन है, उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो ब्लॉकचेन पे पड़ा है और आप उसकी ओनरशिप मुझे देना चाहते हैं या कोई और ख़रीदता है तो उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो यूनिक आइडेंटिफायर जो इस टोकन में बना पड़ा है वो डिफरेंट ओनर्स चेंज करेगा, बट वो आपस में ट्रेडेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक ज़मीन दूसरी ज़मीन से किसी तरह ट्रेडेबल है कुछ वैल्यू में, इस तरह नहीं होगा। और क्या है, यूनिक आर्ट वर्क, जिस तरह मैंने बात की है, वर्चुअल कलेक्टेबल्स जिस तरह क्रिप्टो किटीज हैं, गेम एसेट्स हैं, यूनिक पिक्चर्स ऑफ किटन, कलेक्टेबल कार्ड। इसका मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। नेगेटिव वैल्यू एसेट्स, लोन्स, बर्डन्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एनी हाउ ये किस तरह नॉन फंजिबल बनते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वी विल नॉट डिस्कस देम। अगर कोई और किसी को आइडिया हो बता सकता है, जहाँ पे इन जनरल ऑल ऑफ houses are distinct and no kittens are alike. NFTs are distinguishable. You must track the ownership of each one separately. बिल्कुल, जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वो ट्रेडेबल नहीं है एक दूसरे के साथ, इसलिए उनकी सारी ट्रैकिंग आप अपने कोड में करते हैं कि कौन सा किसके पास है। ट्रैकिंग तो यहाँ पे भी आप अपने ही कोड में करते हैं जो ERC20 टोकन्स हैं उनमें, लेकिन यहाँ पे और भी ग्रैनुलर और भी डिटेल तरीके से करते हैं, क्योंकि हर एक टोकन आपका इशू किया हुआ एक यूनिक एसेट है। यहाँ पे हर एक टोकन एक यूनिक एसेट नहीं है, वो स्टिल एक्सचेंजेबल है विद अदर सेम सिमिलर काइंड ऑफ एसेट। यानी मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो टेदर है या जो BNB का जो टोकन है वो BNB से एक्सचेंजेबल है, वो उसकी वैल्यू एक BNB की और जो दूसरे के पास BNB है उसकी वैल्यू सिमिलर है, वो एक दूसरे को एक PNB भेज दें और फिर भी मतलब सेम वैल्यू रहेगी। बेसिकली फंजिबिलिटी वहाँ थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चेंज होता है। तो ये था जी 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो वेबसाइट जो इथेरियम के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है उनके बारे में। बाकी थोड़ी सी स्लाइड्स को क्विकली गो ओवर कर लेते हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि टोकन्स और क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं। व्हाट आर टोकन्स, ट्रेडिशनल वर्सेस ब्लॉकचेन टोकन्स। ट्रेडिशनल टोकन जो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड हम आजकल यूज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप किसी थीम पार्क में जाते हैं तो आपको कार्ड इशू करते हैं, कार्ड के अंदर कुछ स्पेसिफिक बैलेंस होता है, उस बैलेंस से आप वो झूले वगैरह लेते हैं, या फिर आप किसी गेम शॉप पे जाते हैं, गेम्स आपको सिल्वर कॉइन्स इशू करती हैं, वो सिल्वर कॉइन से आप गेम खेलते हैं। सो दीज आर रियल वर्ल्ड टोकन्स एंड उसकी ब्लॉकचेन रिप्रेजेंटेशन जो है, many blockchain tokens serve multiple purposes globally, can be traded for each other for other currencies। बिल्कुल। सो जो आप टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे उसी के अंदर ही आप उनकी एक्सचेंज भी हैंडल कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट टोकन, कॉमनली यूज्ड टू। बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू का ये होता है कि जैसे ईथर है जो करेंसी है, अब उसकी जो वैल्यू है वो इंट्रिंसिक है, वो उस नेटवर्क के ऊपर है, उस नेटवर्क के ऊपर उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। इट्स लाइक $200 और समथिंग एक ईथर या समथिंग लाइक दैट, व्हेरेवर दैट इज। तो इसी तरह जो टोकन आप लॉन्च करते हैं उसकी वैल्यू आउटसाइड होती है, क्योंकि उसको आपने इस्तेमाल करना होता है आउटसाइड, तो उसकी वैल्यू जो है वो एक्सट्रिंसिक में आती है, आई थिंक। तो एक मिनट, यहाँ पे आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो टोकन है आपका ERC20 फॉर एग्जांपल, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। वो करेंसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक नया कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, किसी रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, शेयरिंग एनवायरनमेंट, स्टोरिंग CPU टोकन कैन बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क। सही, कोई ऐसा रिसोर्स है, आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। एसेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे मैंने आपको कहा किसी गाड़ी में आपका एसेट है, आपका शेयर है, तो वो टोकन उसको रिप्रेजेंट कर सकता है परसेंटेज के अंदर। और एक्सेस राइट्स एंड ग्रांट्स एक्सेस टू डिजिटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी।
एक्सेस राइट्स, ठीक है, आपको टोकन मिले हुए हैं तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ को एक्सेस कर सकेंगे। जैसे ही वो टोकन ख़त्म होंगे आपके एक्सेस राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। यू हैव टू अर्न मोर टोकन्स टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये एज एन टोकन जो है वो एक्सेस राइट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अ होटल रूम फॉर एग्जांपल, आपने जाके होटल में पैसे दिए हैं और आपको उन्होंने एक टोकन इशू किया है जो 24 आवर्स तक वैलिड रहेगा। 24 आवर्स के बाद ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके पास एक्सेस राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द एक्सेस राइट वर्क्स। इक्विटी, इक्विटी वही है कि बिजनेस के अंदर आपका शेयर, डाओ, हाँ ये डाओ जो इथेरियम के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ लें लॉन्च हुआ था जिसमें काफ़ी पैसे आए हुए थे लोगों के, वो भी एज अ ERC20 टोकन लॉन्च हुआ था और उसकी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के अंदर लोगों ने डाउस खरीदे थे। और डाउ खरीदने का मतलब ये था कि यू आर अ परसेंटेज स्टेक होल्डर इन दैट कंपनी। जो डाउ का जो एंटिटी थी उसके अंदर आपकी इक्विटी थी बेसिकली। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी। आगे देखते हैं, वोटिंग, कलेक्टेबल आइडेंटिटी, अटेस्टेशन, यूटिलिटी, हाँ डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टोकन से। तो इन टोकन की फर्दर एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे जब हम खुद सोचेंगे, खुद अपनी डी एप्स बनाने की तरफ जाएंगे। तो इन टोकन्स के मल्टीपल यूज़ केसेस जो है इंशाल्लाह हमारे सामने आएंगे और हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। फंजिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। नॉन फंजिबल टोकन जो आपके एसेट्स होते हैं रियल वर्ल्ड, उनकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस हैं। फंजिबल अगर एक्सचेंजेबल है, सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड इज एक्सचेंजेबल इन सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड, नो प्रॉब्लम। ऑयल भी एक्सचेंजेबल है, लेकिन यहाँ पे जब घर और पेंटिंग्स और इन चीज़ों की बात आती है तो दे आर नॉट रियली एक्सचेंजेबल, दे आर यूनिकली ओन्ड। वो यूनिट ऑफ क्या कह सकते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है वो। अच्छा, आगे चलते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब भी आप किसी दूसरे बंदे को कुछ वैल्यू देते हैं तो दैट पर्सन बिकम्स अ काउंटर पार्टी, बिकॉज देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व कि वो बंदा आपको पैसे देगा नहीं देगा। काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे आपके टोकन्स कोई आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक टोकन लॉन्च किया और लोगों को कहा कि भाई मेरा टोकन खरीदो और एक टोकन के एवज मैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको असाइन कर दूंगा। तो आपने ये किया क्या है, लोगों को तो आपने टोकन दिया उनके वॉलेट में, लेकिन उनको ये प्रॉमिस दिया कि इस एक टोकन के एवज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बैंक के लॉकर फलाने में मैंने आपके लिए असाइन करके रख दिया। तो आपकी जो एंटिटी, जो आपकी रियल वर्ल्ड एसेट है जिसपे वो टोकन बेस्ड है, वो तो दुनिया में है, बाहर है। इट्स नॉट इनसाइड द ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन तो उसको कंट्रोल नहीं कर रही, ब्लॉकचेन पे तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, टोकन जो उसे कंट्रोल कर रहा है। असल चीज तो बाहर पड़ी है। वो बैंक करप्ट हो जाए, वो गवर्नमेंट आके रेगुलेशन लगा के उसको वहां से उठा के ले जाए, या वो कंपनी भाग जाए, तो काउंटर पार्टी रिस्क तो आपके पास है ढेर सारा। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। लेकिन आपके ईथर, आपके बिटकॉइन आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता अनलेस कि आप किसी को प्राइवेट की दे दें, खुद यहाँ एड्रेस दे दें अपना। तो जो भी टोकन आप लॉन्च करेंगे जिसका आउटसाइड वर्ल्ड में कोई रिप्रेजेंटेशन होगी जो अंडर जुरिस्डिक्शन आती है गवर्नमेंट की, कंपनीज की, थर्ड पार्टी की, तो वहाँ पे फिर काउंटर पार्टी रिस्क तो मौजूद है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अच्छा, टोकन एंड इंट्रिंसिकलिटी, इंट्रिंसिक एसेट्स, तो ये ब्लॉकचेन की बेस में बताया हुआ है इन्होंने। ब्लॉकचेन के रिस्पेक्ट में जो इंट्रिंसिक एसेट्स हैं वो काउंटर पार्टी रिस्क नहीं बेयर करते। जैसे क्रिप्टो किटी है, आप किसी किटी के ओनर हैं तो यू ओन इट डायरेक्टली, नो अदर पार्टी होल्डिंग दैट क्रिप्टो किटी फॉर यू। हाँ, कोई दूसरी पार्टी, कहना ये चाह रहे हैं कि जो ब्लॉकचेन के ऊपर एसेट्स ट्रेड होते हैं जिनकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, जिस आउटसाइड कोई यानी उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर वो टोटली ओनरशिप आपकी है। नोबडी कैन स्टील इट फ्रॉम यू, नोबडी इज होल्डिंग इट फ्रॉम यू। कोई कस्टोडियल सर्विस नहीं है जिसको आपने वो क्रिप्टो किटी दे के रखी हुई है कि भाई इसको संभाल के रखो, जब मुझे चाहिए होगी मैं आपसे लूंगा। जिस तरह बैंक्स पे आप यकीन करते हैं, लॉकर्स में रखते हैं, अकाउंट्स में चीजें रखते हैं, यू आर ट्रस्टिंग थर्ड पार्टी, तो बैंक बिकम योर काउंटर पार्टी रिस्क। क्रिप्टो किटी यू आर ओनिंग योर सेल्फ ऑन दैट ब्लॉकचेन, तो जिससे ये है कि काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है।
एक्सट्रिंसिक थिंग, और यही बात यहाँ पे की हुई है कि एक्सटर्नल, जब एक्सट्रिंसिक वैल्यू वाले एसेट्स आप ब्लॉकचेन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन के साथ ट्रेड करते हैं तो काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट करता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारा, टोकन कितने डीप आप अंडरस्टैंड करते हैं इस वक्त ब्लॉकचेन टोकन हाँ, यहाँ पे वही कहा हुआ है कि करेंसी जो है वो पहले टोकन ही थी, बाद में फिर उसको रियल वर्ल्ड वैल्यू मिल चुकी है अब, और अब वी लाइक टू कॉल देम, वी लाइक टू रेफर टू देम मोर ऑफ अ करेंसी देन अ टोकन। Many token platforms were also developed on Bitcoin other than cryptocurrencies before Ethereum. Yeah, introduction to first token standard to explosion of token. हाँ, वो ICO की बात हो रही है। फिर ये ERC-20 टोकन जिसमें हमने डिटेल से बात की है। अच्छा, तो ERC-20 टोकन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? वो स्टैंडर्ड ये है कि भाई कोई 6-7 फंक्शंस है टोटल, जो आपको कहते हैं कि आप इन्हीं नामों से और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के साथ अपने टोकन के कोड में इम्प्लीमेंट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्हीं नामों को इस्तेमाल करेंगे ना, तो डिफरेंट एक्सचेंजेस को, डिफरेंट वॉलेट्स को आपके टोकन के साथ इंटरफेस करने में बहुत आसानी होगी। उन्हें पता होगा कि अच्छा ये टोकन है, उनको सिर्फ हमने नाम बताना है अपने टोकन का और कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देना है। साथ ही उनको अंदर के जितने फंक्शंस हैं, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको पता है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ERC-20 स्टैंडर्ड। व्हेन यू आर फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड, योर टोकन बिकम्स इजीली accessible to all the other क्या कहते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि वॉलेट्स एंड एक्सचेंजेस, तो आपका टोकन ट्रेडेबल हो जाता है। तो बेसिकली ये 7-8 फंक्शंस हैं कि भाई टोटल सप्लाई आपके टोकन की होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ का फंक्शन जो है वो एट एनी गिवन टाइम वो बैलेंस रिटर्न करे कि इस एड्रेस के पास कितना बैलेंस है। ट्रांसफर का फंक्शन ट्रांसफर को फैसिलिटेट करे, ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन अप्रूव ट्रांसफर को फैसिलिटेट करे, और देयर आर और 6 फंक्शंस एंड 2 इवेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये फंक्शंस आपने इम्प्लीमेंट करने होते हैं हर ERC-20 स्टैंडर्ड टोकन के लिए, ताकि आपका टोकन एक्सचेंजेबल बने और वो फॉलो करे स्टैंडर्ड एंड इजीली लिस्टेबल टू अदर प्लेसेस। जब भी आप टोकन रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फंक्शन लिखे जाएंगे इन्हीं पैरामीटर्स के साथ। यानी आपका जो टोटल सप्लाई का फंक्शन है वो कोई पैरामीटर नहीं लेगा, उसको आप जैसे ही कॉल करेंगे इस वक्त ERC-20 की जो टोटल सप्लाई मौजूद है वो आपको बता देगा। बैलेंस ऑफ का जो फंक्शन है उसमें आप ओनर का एड्रेस मूव करेंगे तो वो आपको उस ओनर का एड्रेस बता देगा। तो ये सारे नेम्स वगैरह इसी तरह रखने पड़ते हैं, और फिर आपका जो टोकन है वो इजीली एक्सचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है। अलाउ ये सारे फंक्शंस को आगे इन्होंने किया हुआ है एक्सप्लेन। आपके टोकन का एक नेम होना, वो 6 फंक्शन है, और बाकी ये मेरे ख्याल से नेम, सिंबल एंड डेसिमल्स, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं आपके टोकन की। उसका नाम होना चाहिए, ये भी ऑप्शनल है शायद, सिंबल होना चाहिए, और डेसिमल्स कितने हैं उसके अंदर, यानी वो पॉइंट कितना 00 तक जाएगा या .0000, जिस तरह आपका ईथर है वो आई थिंक 18 डेसिमल्स तक जाता है। तो आपका जो ERC-20 टोकन है वो भी 18 डेसिमल्स तक जाता है, और जो नॉन फंजिबल टोकन है उसमें डेसिमल्स की तो बात ही कोई नहीं है। इट्स अनदर वे, इट डजंट हैव डेसिमल्स, इट डजंट हैव नंबर्स, it does have numbers, but those numbers are very large and they are not represented in decimals, they are represented in hexadecimals। तो इस तरह है, बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और ऑलराइट, तो ये टोकन का हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंक्लूड हुआ। इसमें कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। I will be glad to help and all of us would be। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मूव होने से पहले अगर आपका कोई सवाल है टोकन्स के बारे में, कुछ कंफ्यूजन रह गई हो, व्हाटएवर यू गाइस यू कैन पुट फॉरवर्ड एंड इंशाल्लाह विल डिस्कस। ईथर स्कैन पे चलते हैं। ये जो ब्लॉक एक्सप्लोरर की वेबसाइट है ईथर स्कैन, ये आपको यहाँ पे बताएगी कि इस वक्त तो आपको डायरेक्ट ईथर के ट्रांजैक्शंस एंड ब्लॉक्स की डिटेल आ रही है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ERC-20 या ERC-721, ERC-20 पे फॉर एग्जांपल हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल जिस
टोकन का सबसे ज़्यादा है उस हिसाब से इन्होंने सॉर्ट कर दिया इस लिस्ट को। टैदर का मार्केट कैपिटल इस वक्त सबसे ज़्यादा है, ह्यूज वैल्यू, इतने ओनर्स हैं इसके अंदर। बाकी BNB, चेन लिंक, डिफरेंट टोकन्स हैं जो डिफरेंट रियल वर्ल्ड एसेट या मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, और लोग इसको ओन कर रहे हैं। इसको आप किसी और तरह से सॉर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल प्राइस के लिहाज से, तो जो सबसे महंगा टोकन है वो टॉप पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल रैप्ड BTC, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो BTC को रिप्रेजेंट करता है इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर, वो सबसे महंगा टोकन है इस वक्त, जो कि 9144.7694। लेट्स सी कि इस वक्त बिटकॉइन की क्या प्राइस है। 1 BTC into USD 9.128.45, which is similar, closely related to this। तो बेसिकली ये BTC को रिप्रेजेंट करने का एक टोकन लॉन्च किया गया है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। आप रैप BTC खरीद सकते हैं by spending your Bitcoin on their website। आप रैप BTC की वेबसाइट पे जाएंगे, अपने बिटकॉइन उनको देंगे और वो आपको रैप BTC के टोकन इशू कर देंगे। तो दैट्स व्हाट इट्स रिप्रेजेंटिंग। इसी में अगर आप बैक चले जाएं और ERC-721 टोकन के ऊपर क्लिक करें, जो उसका लिंक था, तो वो आपको ERC-721 के टोकन बता देगा। वो आपको बताएगा कि इस वक्त 5,949 टोकन्स जो हैं वो ERC-721 के ऊपर डेवलप्ड हैं, और ये उनकी लिस्ट है। इसको उन्होंने सॉर्ट किया हुआ है मोस्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर्स इन द लास्ट 24 आवर्स। सो 5,437 क्रिप्टो स्टैम्प्स वर एक्सचेंज्ड इन द लास्ट 24 आवर्स, और 7 डेज में भी उसकी आ रही है कितने ट्रांसफर हुए। तो बेसिकली ये नॉन फंजिबल टोकन्स हैं जो टॉप पे ये कुछ क्रिप्टो की चीज़ें और कुछ और हैं। तो ये वो वाले हैं जो दूसरे वाले हम जिनकी बात कर रहे थे। तो दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट। और कोई भाई का कोई कंसर्न, कोई सवाल? काफ़ी खामोशी फैल गई है सेशन में, तो यहाँ तो सब कुछ समझ आ रहा है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब क्लियर है सर। चलें, फिट है। पोर्टेबिलिटी, डिसेबिलिटी, हाँ बीच में भाई ने इज इट राइट PAT कैन बी एक्सचेंज इन USD, दैट इज हाँ, मैं कुछ कमेंट्स थे भाइयों के, वो मैं पढ़ रहा था यहाँ पे। अच्छा, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जा सकते हैं हम। थोड़ा सा उधर जाने से पहले मैं यहाँ पे एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोगों को नज़र आ रही है, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतनी क्लियर नहीं है, बट क्विकली एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरे ख्याल से उसको मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर दो चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट EOA on the left side and contract account on the right side। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर आपको अलाउ करती हैं कि आप एप्लीकेशंस बना सकें, उनको रन कर सकें। अब इसमें कुछ फ्लो बना हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, और ये जो डिफरेंट चीज़ें, जैसे ये जो EOA है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसी तरह है जैसे आपका वॉलेट होता है बिटकॉइन के अंदर। इस EOA के अंदर आपकी कीज़ होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक कीज़। उन प्राइवेट और पब्लिक कीज़ के एड्रेसेस होते हैं, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की एक एड्रेस बनाती है, और फिर उसका एक ईथर बैलेंस होता है। ईथर नेटवर्क के ऊपर उस एड्रेस के ऊपर आपका एक बैलेंस होता है जिसको आप कंट्रोल करते हैं अपनी प्राइवेट कीज के साथ। ये हो गया एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के थ्रू ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होते हैं और उसी के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। ये बात आपको समझ है ना? लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट when they are after they are created, they become an autonomous object of their own that is not controlled by the EOA that created it। सही है? जो EOA स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक दफा बना के डिप्लॉय कर देता है,
अब वो ऑटोनमस हो गए हैं, दे आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ सर्टेन टाइप ऑफ EOA। इस बात को आप समझ रहे हैं? यानी आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही डिप्लॉय किया ना, उसके बाद वो आपके हाथ से निकल गया है, आपके पास उसका कोई बहुत एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है सिवाय इसके कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो सिर्फ आपको पता हैं, और आप ही उन फंक्शन से कुछ चेंजेस या डिलीशन, जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन है, उसे कॉल करके उसको कर सकते हैं यूटिलाइज। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है उसके अंदर एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एड्रेस होता है, जैसे एक EOA का एड्रेस होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कीज नहीं होती, उधर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कोड होता है। वो कोड के अंदर आपने जो कुछ लिखा है ना, वो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को मैनेज कर रहा है, कीज मैनेज नहीं कर रही। आपका जो ईथर का बैलेंस है, जो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है, उसका जो ईथर का बैलेंस है वो तो आपका आसानी से कीज के थ्रू मैनेज हो जाता है। आपके पास प्राइवेट की है तो यू आर एबल टू स्पेंड दैट, रिसीव दैट, सेंड इट टू एनीवन। लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसका एड्रेस तो है, लेकिन उसको कोई की, उसको बना भी EOA रहा है, EOA के थ्रू वो डिप्लॉय हो रहा है, लेकिन उसकी कोई प्राइवेट की नहीं है जिसके थ्रू उसका एक्सक्लूसिव एक्सेस किसी के पास हो या ओनरशिप किसी के पास हो। उसके कोड में जो लिखा हुआ है ना, उसके कोड में अगर लिखा है ना कि फलाना EOA इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, तब उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल इस EOA का होगा। अगर उसके कोड में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो वो एक ऑटोनमस ऑब्जेक्ट है, उसको जो कॉल करना चाहे करे। उसके अंदर की जो सिक्योरिटी है वो आपको बनानी है, आपको मेंटेन करनी है, आपको लिमिट्स लगानी है। बेसिकली कोड जो है वो एक ऑटोनमस ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सेसिबल होता है सबके लिए, व्यूएबल होता है सबके लिए। जिनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट अपलोडेड है, सारी फुल नोड्स, वो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोड देख सकते हैं, और डेफिनेटली उसका एक ईथर का अकाउंट भी होता है। तो ये बात आपको कुछ समझ आ रही है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेसिकली बात हो रही है अब। ये जी आ रही है। हाँ, उसका जो कोड होता है वो उसको कंट्रोल करता है पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक और इमेज साथ में खोल लेता हूँ ताकि बात, एक मिनट, साथ में रिलेट करने में आसानी हो जाए। ओपन विद पेंट में खोल लेते हैं ताकि साइड पे करते हैं, और दूसरा हमारा इमेज ये रही, तो इस साइड पे कर लेते हैं। ये जो राइट पे अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ चीज एनोटेटेड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट जो आप बनाते हैं वो वर्ल्ड स्टेट ट्री के अंदर उसकी जो स्टेट है वो, उसके अंदर क्या सेव होता है, उसका नॉन्स और उसका बैलेंस, सिंपल। लेकिन जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिप्लॉय करते हैं एक EOA से, तो ये जो दो ब्लू नीचे मैंने हाईलाइट की हुई हैं, स्टोरेज रूट और कोड हैश, ये दो चीजें भी ट्रैक की जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, सेव की जाती हैं, ट्रैक की जाती हैं। तो जो चीज मैं, जो पॉइंट मैं मेक कर रहा था वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब डिप्लॉय हो जाता है इथेरियम नेटवर्क पे, तो उसको कोई प्राइवेट की कंट्रोल नहीं करती, उसका एक एड्रेस बन जाता है। वो एड्रेस जिसके पास होगा वो उस फंक्शन, उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर सकता है। पहले एक चीज मैं आप सब लोगों को बता दूं फ्रेंड्स के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है, आई हेट दैट टर्म। इसका थोड़ा सा मतलब मेरे लिए स्पेशली मुश्किल होती है इसको रेफर करना एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रियली में ना तो स्मार्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट है।
ना वो इतना स्मार्ट है कि वो कुछ ऐसे काम करे जो आपने उसको नहीं बताए, और ना ही वो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कोई लीगल बाइंडिंग है रियल वर्ल्ड में। तो ये वेरी कंफ्यूजिंग सी टर्म है जो उसका नाम तो रख दिया गया है, लेकिन उसका सिर पैर उससे मैच नहीं करता। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहने की बजाय अगर हम उसे सिर्फ कोड भी कह लेना, कोड या फंक्शन या प्रोग्राम, तो इवन दैट विल हेल्प। उसको एज अ प्रोग्राम रेफर करें, उसको एज अ फंक्शन रेफर करें, उसको एज ए कोड कहें, भाई ये कोड है मेरा, ये मैंने अपलोड किया, ये कोड है, उस कोड का एक एड्रेस है, उस कोड ने एक स्पेसिफिक काम करना है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले तो ना, अगर मैं इसको इस्तेमाल ना करूं टर्मिनोलॉजी को, तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं उसको कोड भी कहता हूं, मैं उसको फंक्शन भी कह सकता हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग सी टर्म है, इट शुडंट बी यूज्ड। तो अच्छा, हर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की जो है वो एक स्टेट है, अकाउंट स्टेट। जैसे हर एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट की भी एक स्टेट है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट की स्टेट में सिर्फ दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नाउंस कि कितनवा ट्रांजैक्शन उस ईओए ने क्रिएट किया, और बैलेंस। जैसे ही आप किसी और को कुछ इथर ट्रांसफर करेंगे, उसका बैलेंस चेंज हो जाएगा, उसका नाउंस चेंज हो जाएगा। जितने ट्रांजैक्शन ये ईओए कॉज करेगा, उतने उसके नॉन्स बढ़ते जाएंगे और बैलेंस उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिप्लॉय करते हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता है इसी तरह का, जिस तरह का ये सामने ये जो स्टेट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दो एडिशनल चीजें होती हैं, स्टोरेज रूट एंड कोड हैश। स्टोरेज रूट उसकी स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है, स्टोरेज में क्या चीज सेव होती है, उसमें उसके स्टेट वेरिएबल्स सेव होते हैं, उसकी कुछ ऐसे वेरिएबल्स जिनको आपने परसिस्ट करना है। डेफिनेटली फिर आप उसकी स्टोरेज की कॉस्ट भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ गैस, और उस कॉन्ट्रैक्ट का कोड सेव होता है, कोड की हैश यहाँ पे सेव हो रही है। डेफिनेटली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं नोड्स में सेव होता है, इन्हीं स्टोरेज ट्री में सेव होता है। अच्छा, तो आप ये बात याद रखें कि इस स्टोरेज ट्री के अंदर आपका कोड भी सेव होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, और उसके अंदर के जो वेरिएबल्स हैं उनकी स्टेट भी सेव होती है। तो ईच टाइम इट इज अपडेटेड, another node is added inside that account storage tree that represents the new value of a particular variable, of a particular variable or something of that sort. तो इसके अंदर वो कोड सेव होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रोग्राम that you write and upload on the Ethereum network that has a account state, है वो अभी भी account, it's also called an account, but it has two additional fields for storing and managing variables and functions inside of it, और उस कोड का एक हैश, यानी पूरा कोड है, अगर आप उसकी एक हैश ले लें, जैसे आपने कोड लिखा हुआ है, तो वो एक फिंगरप्रिंट आ गया ना आपके पास कि मैंने कोड लिखा है, ये सारा कोड मैंने शाह के कैक हैश को दिया, के कैक हैश ने उसको एक हैश मुझे दिया, तो दैट बिकम्स अ फिंगरप्रिंट। तो वो फिंगरप्रिंट उस कोड का रिप्रेजेंट हो जाता है यहाँ पे। अब एक ईओए जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएगा, उतना उसका नॉन्स भी इंक्रीमेंट होता जाएगा, और ये पूरी की पूरी जो अकाउंट स्टेट है ये नई बनेगी। ये पता नहीं आपको बात समझ आई है कि नहीं। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट जितने कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करेगा, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर दिए एक ईओए से आपने, तो उस ईओए का नाउंस 10 पे चला जाएगा। अगर उस ईओए के अंदर बैलेंस भी है, उसको भी आपने 10 दफा ट्रांजैक्ट किया है, तो उसका नाउंस 20 पे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की स्टेट चेंज करे, वो उसके नॉन्स को अपडेट कर देता है। इट्स अ सिंपल थिंग आई वांटेड टू प्रूव कि नॉन्स अपडेट होता है एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट का एवरी टाइम यू कॉज अ ट्रांजैक्शन और अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन और अ कॉन्ट्रैक्ट कॉल। एक ईओए से ये तो सर जी ये ट्रांजैक्शन वाला अनाउंस नहीं अपडेट होगा। लेट्स सपोज एक ट्रांजैक्शन, एक एक्सटर्नली अकाउंट जो है वो
4 ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो पहली ट्रांजैक्शन के साथ नाउंस 1 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 2 आ जाएगा, 3 के साथ 3, ऐसे करके। ठीक है, 4 के साथ 4। अब उस जी ट्रांजैक्शन को डिफाइन करें ना, यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन भी आई हुई है। वो ट्रांजैक्शन 3 चीजें हो सकती है ना, या तो वो किसी को ईथर ट्रांसफर कर रहा होगा ट्रांजैक्शन, राइट, आसान लफ्जों में, या फिर वो ठीक है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा होगा, ठीक है या वो किसी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर रहा होगा। ये तीनों चीजें इसी ट्रांजैक्शन ने ही करनी है, राइट। जी। ये ट्रांजैक्शन जब भी कॉल होगा इस अकाउंट के ऊपर, तो इसका नॉन्स अपडेट होगा, बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ट्रांजैक्शन हो, वो वैल्यू ट्रांसफर ट्रांजैक्शन हो, या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करने वाला ट्रांजैक्शन हो। So this is a simple concept for you guys to understand कि contract account sits just like this one, but it's not related to an EOA. It is created by an EOA, but it's not related to it. It's not being controlled by that EOA anymore. जैसे ही आप उसको डिप्लॉय या अपलोड कर देते हैं, इसका रिश्ता खत्म हो चुका। अब कोई भी EOA उसको एक्सेस करना चाहेगा, this function will talk to it as much as it is allowed inside the code. यानी ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इस पे ज़रा टाइम ले रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही किसी एक्सटर्नल अकाउंट से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या प्रोग्राम अपलोड कर दिया जाता है इथेरियम पे, so it becomes an object of its own, independent autonomous object, जिसको अब ये EOA कंट्रोल नहीं कर रहा। यानी ये जो राइट साइड पे इमेज बनी है ना, ये पूरी यहाँ तक, हर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की ये फॉर्म बन जाती है इथेरियम की स्टेट ट्री के अंदर। वो क्या फॉर्म है, उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का भी एक नाउंस होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं करना चाहता, देखें बात सुने। एक है EOA और उसका नाउंस, एक है उससे बनाया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और उसकी ये स्टेट और उसका नाउंस। एजाज भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी कि अभी आपने जैसे कहा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक बन गया, वो डिप्लॉय हो गया, तो उसका फिर अकाउंट से कनेक्शन खत्म हो जाता है। दोबारा बोले। तो आपने जैसे कहा कि जो अब कॉन्ट्रैक्ट एक डेवलप होकर आप डिप्लॉय कर देते हैं, फिर उसके बाद उसका कनेक्शन एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर अब उसके अंदर देखें, हमने जो पहले चीज़ें पढ़ी थी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जब भी वर्क करेगा उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस रिक्वायर्ड है, और उसके लिए जो है वो गैस जो है वो ईथर से चलेगी। जैसे कि अभी इस पिक्चर में भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नीचे ईथर लिखा हुआ है कि ईथर्स आर रिक्वायर्ड। जब वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट उस मेन EOA से डिस्कनेक्टेड हो गया, उसके बाद ईथर कैसे मिलेंगे? जो पार्टी ट्रांजैक्शन कॉल करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के ऊपर गैस और ईथर वो प्रोवाइड करेगी। कुछ समझे बात? लेकिन उसमें ये कैसे डिफाइन होगा? सपोज मैं इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि सपोज मैंने एक ऐसा कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ऑब्वियसली उसकी जो अंदर की कोडिंग है वो किसी को नहीं पता। मैंने उसकी जो अंदर कोडिंग ऐसी की है कि जो भी बंदा उस यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो एक्सेस करे या कोड को एक्सेस करे, वो जो गैस और इथेरियम है वो उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता रहे। ठीक, तो इज इट पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखें, इसका कनेक्शन तो ब्रेक हो गया, लेकिन इसका कोड, ये कोड कंट्रोल करेगा कि इसका क्या कोई कनेक्शन रहता है इस अकाउंट के साथ। आप अगर कोई ऐसी लॉजिक इस कोड में लिख देंगे ना कि जो जिस एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से मैं अपलोड कर रहा हूँ वो उसमें पहले तो सेव हो जाए
पक्का कि भाई ये एड्रेस है, ये वॉलेट है, और कुछ परसेंटेज जो है उसमें आना शुरू हो जाए, कोई और भी उसको अगर कॉल करे तब भी उनकी कुछ ईथर परसेंटेज मेरे पास आए, तो यस। लेकिन मैं बताना बेसिकली ये चाह रहा हूँ, ये कोड कंट्रोल करेगा। फिर कोड के अंदर ये लॉजिक लिखी हुई है कि इस फलाने एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट को आपने फंड ट्रांसफर करने हैं, ना कि उसका कोई लिंक है, कोई पेरेंट चाइल्ड का लिंक नहीं है। एग्रीड। लेकिन इशू इज दिस कि मुझे यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कॉल करना है तो मुझे क्या, यानी कि मुझे तो नहीं पता कि ऑब्वियसली उसके अंदर कितनी वो गैस की स्टोरेज वगैरह की, जब मैं उसे कॉल करना है तो कितनी गैस यूज़ करेगा, कितने ईथर में जाए, उसका डिटेल नहीं पता। तो मैं एक अननोन अकाउंट को क्यों कॉल करूँगा, जबकि मुझे नहीं पता कि हो सकता है कोई ऐसे उसमें हैकर हो जिसको मैं उस कॉन्टैक्ट को कॉल करूँ और उसमें मेरे सारे ईथर चले जाएं। ऐसा ही है। तो अपना ज़का भाई, दिस इज ट्रू एंड दिस इज इम्पोर्टेंट दैट इफ योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज, यानी जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोड इसीलिए जो है वो सबके सामने विजिबल है। उसको आप किसी, यानी आप कोई जैसे टेदर खरीदने लगे हैं, BNB खरीदने लगे हैं, आप कोई रैप BTC खरीदने लगे हैं, कुछ खरीदने लगे हैं ना उसके ऊपर, इथेरियम के ऊपर, तो उसका कोड आप देखेंगे पूरा, किसी सिक्योरिटी सेफ्टी एडवाइज़र से उसको ऑडिट करवाएंगे, उसका वाइट पेपर पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी सारी इन्वॉल्व होती है। इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है, जिसे काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। तो यस, इसी वजह से वो कोड आपके सामने ओपन सोर्स अवेलेबल होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। कंपनीज खुद अवेलेबल करती हैं, अगर ना करें तो यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। अगर वो अपना कोड आपको दिखा रही हैं तो इट मीन्स कि कोई ना कोई रेड फ्लैग तो शो करेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी कोड में, कोई ऐसी प्रॉब्लम कि आपके फंड्स लूज हो जाएं या इसमें कोई सिक्योरिटी फ्लॉ है, व्हाटएवर द रीज़न, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। कोड के अंदर लिखी हुई लॉजिक आप उस पर ट्रस्ट करके अगर उसकी तरफ जाएंगे, देयर इज अ चांस कि यू विल लूज योर फंड। और व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग ओवर हियर इज दैट कि एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट का लिंक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ कोई ऐसा नहीं रहता कि पेरेंट है और चाइल्ड है। और बेसिकली जब ये डिप्लॉय हो जाता है तो फिर कोड कंट्रोल करता है उसका सारा बिहेवियर। EOA कोई सा भी कॉल करे उसे, आपको अपने कोड को इतना रोबस्ट, इतना सिक्योर, इतना मैनेजमेंट वाला, यूजर मैनेजमेंट हर चीज उसमें डाल के उसको बनाना है ताकि उसको किसी को उसके एड्रेसेस और उसके फंक्शंस पता भी हों तो उसको वो उसी तरह से कॉल करे जो उसकी इंटेंडेड फंक्शनैलिटी है। कुछ समझ रहे हैं बात को आप? नहीं सर जी, एक दफ़ा जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया वो तो फिर मॉडिफाई तो किसी तरह भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं। तो फिर मतलब कोई दूसरा आदमी कैसे उसे किसी तरह मिस यूज़ कर सकता है? लेट्स सपोज उसे मिस यूज़ करने के लिए उसमें कोड में कोई अल्टरेशन ही करनी पड़ेगी। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं मिस यूज़ नहीं, शायद मैंने कहने में थोड़ी सी गलती कर दी। आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतने लेजी तरीके से लिखा है कि उसमें आपने कोई सही से यूज़र मैनेजमेंट नहीं की। आपने किसी को अलाउ कर दिया कि उसके अंदर यानी उसका कोड आपने ऐसे लिखा है कि वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है आसानी से। तो आपकी गलती है बेसिकली। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कोड के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स कंट्रोल करती हैं फिर वो ये कॉन्ट्रैक्ट बिहेव कैसे करेगा। अगर वो स्टेटमेंट सिक्योर तरीके से नहीं लिखी गई, लेजी तरीके से लिखी गई हैं, कुछ गलती ऐसी रह गई है सीरियस जिसकी वजह से लोगों के फंड लूज हो सकते हैं, तो आई मीन वो फिर लूज हो जाएंगे व्हेन पीपल आर गोना यूज इट। अच्छा, इसमें फिर एक छोटी सी चीज़ ये भी आती है कि अब क्या इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड इतने सारे लोग जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये इथेरियम वगैरह को यूज़ कर रहे हैं और सारी चीज़ों को, तो क्या वो हर बंदा इतनी डिटेल इन डेप्थ इन चीज़ों को पहले समझता है क्या?
कि उसको कोडिंग भी समझ आए और हर चीज़ वर्किंग समझ आए कि कैसे कैसे हो रही है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों की इतनी इन डिटेल जाते हैं। ऐसे ही है जी, एक इंसान का जो बिहेवियर है वो उसी तरह है कि देयर इज वेरिंग लेवल ऑफ कॉशन जो लोग लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हैं, कोई नहीं जाते, किसी की कही हुई बात पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग किसी ऑडिटर को हायर करते हैं, पूरा कोड देखते हैं, वाइट पेपर पढ़ते हैं, एक साल पूरा उसका बिहेवियर देखते हैं, उसके इन्स एंड आउट एनालाइज करते हैं, फिर किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। तो ऐसा ही है, देयर इज़ नो गारंटी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, और हर कोई नहीं जाता इतनी डिटेल में। दैट्स अ फैक्ट। आप अपनी एप्लीकेशन में ट्रस्ट किस तरह लेकर आते हैं वो आपकी मार्केटिंग पे होता है, ठीक है जी। और क्या फैक्टर्स होते हैं बीच में, आप कितने ओपन होते हैं अपने एंड यूजर्स के साथ हर चीज़ एक्सप्लेन करने में, कितने ट्रांसपेरेंट हैं आप, ऑल दैट मैटर्स। आपका आइडिया कितना अच्छा है, कितना वैल्यू, आई मीन व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ योर बिजनेस प्रोसेस या योर कॉन्ट्रैक्ट, योर डी ऐप। बेसिकली आपने इन दी एंड तो डी ऐप लिखनी है, तो वो डिसेंट्रलाइज ऐप जो आपने लिखी हुई है उसकी लोग उससे वैल्यू कितनी डिराइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर एप्लीकेशन फॉर द एंड यूजर टू trust you with anything of value. It could be ether, could be something else जो आपको वो ट्रस्ट करके देंगे, जिसके एवज वो आपके प्लेटफॉर्म पे आके तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरी आउट करेंगे। तो या दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन यहाँ पे समझाने का मकसद यही था कि कोड बिकम्स द लॉ एंड कोड बिकम्स द वे इन विच दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैंडल इटसेल्फ। कोड के अंदर वो सारी लॉजिक होनी चाहिए जो उसको ऑटोनोमसली चलने में हेल्प करे पूरी तरह। हर और लूप होल्स सारे सील आउट करें आप, सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिल्ट इन करें अपने कोड में। और अगर यूजर मैनेजमेंट चाहिए, अगर आपकी बिजनेस एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें आप जानना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कौन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट लाना चाहते हैं, तो वो सारी मैनेजमेंट भी आपके कोड के अंदर होगी। तो दैट्स व्हाट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट। अगर यहाँ पे हम स्लाइड पे देखें क्विकली, क्योंकि वी आर नियरिंग 2 आवर्स ऑलमोस्ट, तो ताकि इसको रैप अप कर सकें। यहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें लिखी हैं कि इट्स अ पीस ऑफ कोड और हर लैंग्वेजेस की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। आप वो उसको बड़े सिक्योर तरीके से लिखना है, अच्छी प्रैक्टिसेस शुरू से अपनानी है जो आपके कोड को सिक्योर रखें। कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपोज नहीं करनी जो आसानी से लोग एक्सेस करके आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी को वायलेट कर सकें। ये जो डाओ का इतना बड़ा हैक हुआ है इथेरियम के ऊपर, ये क्या था? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने इतना एलैबोरेटली सब कुछ लिखा था, हर चीज़ का ख्याल रखा था, स्टिल एक ऐसी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी रह गई थी जिसको एक्सप्लॉइट करके हैकर्स ने सारे फंड्स अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो वो इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट की वीकनेस थी जिससे इथेरियम ने बहुत कुछ सीखा, और अब देयर कॉन्ट्रैक्ट, they advise everybody not to have those weaknesses in their contracts and they have fixed the Ethereum का पूरा जो प्लेटफॉर्म था उसको पैच किया था उन्होंने, उसमें तो इस तरह का फॉल्ट निकला था। So basically these are all growing pains जो Ethereum went through and इसमें डिफरेंट यूज केसेस इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इथेरियम के ऊपर जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी एक्सटर्नल चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करे तो बेहतर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा है कि उसमें लिखा हुआ है कि फलाना बंदे को फंड तब ट्रांसफ़र हो जब फलानी जगह पे वेदर इस तरह का हो, फॉर एग्जांपल, या फलाने टाइम पे। अब वो टाइम वो कहाँ से ले रहा है? टाइम पोस्टिंग सर्विस कोई बाहर से आ रही है, वो अगर सर्विस क्रैश करती है तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही से काम नहीं करेगा। वो सर्विस अगर एक नोड के पास ट्रांजैक्शन है, वो चेक कर रही है एक ट्रांजैक्शन को, उस वक्त 6:05 हुए थे,
दूसरे नोड के पास जब वही ट्रांजैक्शन पहुंची और वो उसको वेरीफाई करने लगता है तो 6:06 हो गए, तो वो तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं कर सका। वो तो कहेगा 6:05 पे वेरीफाई करना था, 6:06 आ रहे हैं, ओके दिस ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। तो बेसिकली कभी भी आपके ब्लॉकचेन में जब एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा आता है ना, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो एक्सटर्नल सोर्स को एक किस्म का कंट्रोल मिल जाता है कि वो ये डिसाइड करे कि इंटरनली आपका फंक्शन। तो बेसिकली इसमें बताना वो ये चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज को जो है वो रेफर नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन के अंदर रहते हुए आप डाटा, आपका डाटा भी ब्लॉकचेन के अंदर ही हो, ताकि सब नोड्स के पास वो यूनिफॉर्मली अवेलेबल हो। जिस तरह टेम्परेचर डाटा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ऑरेकल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। इथेरियम के ऊपर एक ऑरेकल सर्विसेज होती हैं। वो क्या करती हैं जी, वो रियल वर्ल्ड में किसी सेंसर से डाटा कलेक्ट करती हैं टेम्परेचर का। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जी आज बारिश हुई फलाने टाइम पे, वो डाटा कलेक्ट करती हैं एक्सटर्नल सर्विसेज और फिर उसको ब्लॉकचेन के अंदर पोस्ट करती हैं, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी उनका पीरियोडिक पीरियड जो सेट है उस हिसाब से। तो आपकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन इस्लामाबाद में बारिश होगी उस दिन ईथर ट्रांसफर कर दो फलाने कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसके लिए अपने ब्लॉकचेन के अंदर पोस्ट किया हुआ डाटा रिलायबल क्यों है? क्योंकि वो कंसेंसस अचीव करने में हेल्पफुल है। सारी नोड्स के पास सेम डाटा है, वो वहीं से ले रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो डाटा फीड कर रही है कि जो एक टाइम पे कुछ और थी अगले टाइम पे कुछ और हो गई। तो बेसिकली ऑरेकल्स का ये कॉन्सेप्ट है कि आउटसाइड डाटा ब्लॉकचेन के अंदर पोस्ट करना और फिर वो डाटा इस्तेमाल करते हुए आपकी स्मार्ट ऐप जो है वो काम करे। अगर आप डायरेक्टली आउटसाइड सर्विस से कनेक्ट हो जाए तो आपको इनकन्सिस्टेंसीज मिल सकती हैं। वो आप आउटसाइड सर्विस को फुल कंट्रोल दे रहे हैं, आपकी ऐप सेंट्रलाइज्ड हो रही है। बेसिकली यू आर गिविंग अप कंट्रोल ऑफ योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू अ थर्ड पार्टी by introducing them into your smart code। तो इसलिए डायरेक्टली स्मार्ट कोड में थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस नहीं की जाती। अच्छा, बिकॉज द सोर्स ऑफ ब्लॉक देयर इज नो गारंटी दैट नोड विल रिसीव। हाँ, ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑरेकल जो मैंने डिस्कस किया आपको कि ऑरेकल जो है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन एट डिफरेंट टाइम्स करती हैं, जिससे वो डाटा को पोस्ट करती हैं चेन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, और फिर आपके नोड्स उस ब्लॉकचेन से उस डाटा को रिसीव करके अपनी नेक्स्ट स्टेट कंप्यूटेशन करते हैं। दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। तो ऑन चेन पेमेंट्स तो बहुत आसान है, और ऐसे भी नहीं है कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं जो किसी बैंक की एपीआई को इस्तेमाल करके तो ट्रांसफर कर रहा है। बैंक could proactively watch blockchain money transfer with merely on-chain transaction. This presents no risk to the blockchain consensus। ठीक है, ये पता है यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने? इन्होंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, रिपल को। रिपल जो है वो एक ब्लॉकचेन है जो बैंक्स के दरमियान वैल्यू ट्रांसफर या मनी ट्रांसफर को आसान करने के लिए बनाई गई है, स्पीड अप करने के लिए, इंटरमीडियरीज को ख़त्म करने के लिए एक ब्लॉकचेन बनाई गई है बिटवीन द बैंक्स, एक्सक्लूसिवली बिटवीन द बैंक्स जो उसके मेंबर बनते हैं आके उनको। So it sets up a network of banks that have RippleNet nodes that act as RippleNet nodes and that want to exchange value between each other। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि RippleNet के ऊपर अगर कोई वैल्यू ट्रांसफर होती है तो बैंक कैन पैसिवली मॉनिटर दैट एंड इन रियलिटी एक्चुअल में फिर वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी वंस दे हैव अ गारंटी ऑन द ब्लॉकचेन, all the proof, all the transactional guarantees on the blockchain of a certain transaction, तो फिर उस पे वो रिलाय करके रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रिपल की एक्सप्लेनेशन है सारी इस स्लाइड के ऊपर कि रिपल क्या कर रही है। इसमें कुछ अगर समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। स्मार्ट बॉन्ड,
automatically initiate payments at the appropriate time, avoiding this manual process and guaranteeing that the issuer cannot be fault. Must live inside the blockchain as well, otherwise Mastercard could not possibly guarantee their payment. या तो अगर आपने कोई ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा डी ऐप बनाई है जो बॉन्ड्स इशू करती है और उन बॉन्ड्स से एक अप्रोप्रिएट टाइम पे पेमेंट रिलीज करनी है, तो अगर तो वो सारे फंड्स उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होंगे इन फॉर्म ऑफ ईथर फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी अंदर मौजूद है यानी, तो वो आपको गारंटी कर सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम पेमेंट. लेकिन अगर वो बॉन्ड उसके अंदर मौजूद नहीं है, इट्स समथिंग दैट्स गोना हैपन फ्रॉम समवेयर आउटसाइड इन द बैंक और समथिंग, तो वो आपको इंश्योर नहीं कर सकता. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है. इसकी डिटेल में आप जाएंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आपको ये बताता है कि रियल वर्ल्ड कन्वेंशनल बैंकिंग कैसे काम करती है और ब्लॉकचेन के ऊपर उसको लाना थोड़ा सा पॉइंटलेस हो जाता है इसी वजह से. बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है. मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड. डू रीड इट वर्ड बाय वर्ड. आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कन्वेंशनल बैंकिंग किस तरह काम करती है और ब्लॉकचेन पे उसको लाना क्यों पॉइंटलेस हो जाता है बेसिकली. आगे चलते हैं. एनफोर्सिंग ऑन चेन पेमेंट्स. The whole point of bond is an attractive rate of return at the cost of some of. ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है पिछली स्लाइड की. अच्छा. Hiding the biggest challenge in deploying blockchain is the radical transparency which they provide. Bilateral transactions is immediately visible to the other 8. Every smart contract is owner of its data and it has full control over it. It is impossible for other smart contracts to see data directly. तो यही कहना चाह रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने डाटा का ओनर होता है और अपने डाटा पे फुल कंट्रोल होता है उसका. कोई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ इंटरफेस नहीं कर सकता. ये गलत अजम्पशन है. मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब डिप्लॉय होता है इथेरियम के ऊपर तो वो एक तो व्यूएबल है कोड बाय ऑल द नोड्स दैट हैज दैट कोड, और दूसरा ये कि वो ट्रांसपेरेंट है. एवरीबॉडी कैन सी इवन द ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग इनसाइड दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो ये अजम्पशन गलत है कि वो कोई दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता. यहाँ पे जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जो है ना कुछ चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म भी होती हैं. मैं 1 मिनट अपनी स्लाइड्स में देख लेता हूँ कि कुछ और यहाँ पे डिस्कस करने के लिए अगर है तो वी विल डिस्कस दैट. Just hold on a second. ये पिक्चर इसमें मैंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो आपको बताएंगे कि हाउ a contract account works and how transaction differs. If it's a Ethereum transaction, Ethereum transfer transaction, so it only has these many fields. If it's a contract creation or contract call transaction, then it has these two additional fields जो पहले भी transaction में होती हैं, but they are somehow zeroed out. They are somehow nullified, initialized with zero. So जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स की जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट इनिशियलाइजेशन की जाती हैं तो ये दो फील्ड्स अपना रोल अदा करती हैं. और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू गाइस विल फाइंड आउट कि आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो आप एक ट्रांजैक्शन के थ्रू जब कॉल करते हैं, सो दे डोंट रियली रिक्वायर गैस. They are reader methods. वो लोकल कॉपी से आपको वैल्यूज ला के दे देते हैं. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट जो गैस का इस्तेमाल है ना, कि किस लेवल पे होता है, कितनी होती है और किस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट आपने करनी है. वो सारा जब आप कोडिंग करेंगे एक्चुअली तो आपको बाय प्रैक्टिस समझ आएगी प्रॉपरली कि गैस कहाँ से. बिकॉज देर आर केसेस जिसमें आप ब्लॉकचेन का डाटा एक्सेस कर रहे हैं बट gas is not being consumed. So you will find out more about that in this sense. बाकी tokens तो हमने पढ़ लिया है. और एक और चीज़ थी जो मैं यहाँ पे
ईवीएम को नेक्स्ट सेशन के लिए इंशाल्लाह हम रख लेते हैं, इथेरियम वर्चुअल मशीन, और जो नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स हैं जो हमारा कल और परसों इंशाल्लाह सेशन होगा, उसमें हम नेक्स्ट वीक की जो वीडियोस हैं सारी वो गो थ्रू करेंगे और उनका सारा कंटेंट डिस्कस करेंगे। इथेरियम ईवीएम, मेरे पास इथेरियम ईवीएम की काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें आपको एड्रेसेस और अकाउंट स्टेट्स और वो सब चीज़ें मैं एक एक करके समझाऊंगा। आई गॉट दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम सम प्लेस एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी नाइस एंड वेरी क्लियरली एक्सप्लेन इन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करना, जो मैं आपको उस डायग्राम पे एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे हर एड्रेस का अनाउंस होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, जो ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखें कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो है वो एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस के अंदर उस अकाउंट की स्टेट होती है, स्टेट के अंदर उसका अनाउंस, उसका बैलेंस, उसकी स्टोरेज और उसका कोड सेव होता है। बेसिकली उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि, क्योंकि ये सारी थ्योरी आपके लिए समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका कोड काम कैसे कर रहा है। ये टाइम आपको जो मिला हुआ है ना कोड पे जाने से पहले, वो दिया ही इसलिए गया है कि सारी थ्योरेटिकल फाउंडेशन आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। वंस वी मूव टू कोडिंग तो फिर आपको सिर्फ रेफर करना पड़े कि फलानी चीज़ कहाँ है, आप यू आर एबल टू गेट इट आउट ऑफ द मैनुअल्स एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वेब, जो चीज़ आपको चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू आर एबल टू वर्क विद दीज थिंग्स, यू आर एबल टू इनोवेट बेटर। तो ये बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं, उन्हीं चीज़ों को क्लियर आउट कर रही हैं जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है EOA इज कंट्रोल्ड बाय अ प्राइवेट की, EOA कैन नॉट कंटेन EVM कोड। वेरी नाइस, क्योंकि इसमें ये दो चीज़ें नहीं हैं, उसमें सिर्फ ये है। बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंटेन्स द EVM कोड एंड इज कंट्रोल्ड बाय द कोड। तो वही बात जो मैं पीछे आपको समझा रहा था, ये डायग्रामेटिकली उन्होंने यहाँ पे आउटलाइन की हुई है। एग्जैक्टली, so we will discuss more about this, क्योंकि इसके अंदर EVM की भी पूरी डिटेल है कि EVM की वर्किंग का क्या तरीका है, वो कैसे काम करती है। बेसिकली EVM अगर मैं आपको क्विक एंड शॉर्ट वर्ड्स में बताऊं तो वो ये है कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है ना, उसी को रिप्रेजेंट करती है एक किस्म का, यानी वो इट बिहेव्स एज इफ वी आर ऑल क्लाइंट्स एंड देयर इज अ सर्वर सम प्लेस which is the Ethereum server that has the code that we can access for certain business functionality. तो एक sort of EVM का काम करने का तरीका ऐसे ही है जैसे एक client server architecture का तरीका होता है तो client server नहीं, और architecture is distributed peer to peer architecture, लेकिन EVM behaves as if it's a client server architecture, इसलिए आपको कोडिंग में भी थोड़ी सी आसानी होती है। You don't have to think about peers and how they achieve consensus and all of that. All you have to do is upload your code to Ethereum server, for example, if you don't mind me saying that, and that server respond to every request from an EOA, no matter where that EOA is. So basically EVM helps you behave like a client and server. तो और कोई सवाल हो, हमने टोकन्स को डिस्कस किया है, आज मैं ज़्यादा डिटेल में टोकन्स की नहीं जा सका और कुछ एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से मैं आपको उस तरह से नहीं बता सका। लेकिन यह है कि हमने उनकी काफ़ी टेक्निकलिटीज़ डिस्कस की, और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, डू गेट बैक टू मी अबाउट दिस। एंड राहिल भाई ने जो पॉइंट आपको कहा था टीम बिल्डिंग का, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में छोटी सी एक पोस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें या कोई छोटा सा फॉर्म होगा, आप उसमें अपना नाम लिख दीजिएगा। सो या फिर हम कोई मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऐसा बना लेंगे जिसको आप आसानी से सारे एक्सेस कर सकें। कुछ एक्शन आइटम्स जो आपको असाइन किए गए हैं वो आप वहाँ से रेफर कर सकें, हम सब भी देख सकें मैनेजमेंट के तरीके। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आई विल शेयर समथिंग लाइक दैट विद यू। और I think that's almost all for me for today. आप लोगों ने कुछ भी कहना हो, कुछ ऐड करना हो तो we can.
I think my session is being recorded. I will upload it to YouTube, inshallah. सर नेक्स्ट सेशन कब के प्लान किए हुए हैं? कल के और परसों? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं कल सुबह उसकी सारी वर्किंग करूंगा। वो अगली लिस्ट ऑफ वीडियोस है सारी जो हमने देखनी है, जिन पे काम करना है। बेसिकली आगे जो चीज आ रही है वो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं, प्राइवेट पब्लिक ब्लॉकचेन्स, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर है। तो टाइमिंग्स यही है? टाइमिंग लेट नहीं होगी, टाइमिंग थोड़ी सी अर्ली होगी, उसी तरह जिस तरह चित्रा ने लास्ट टाइम रखी थी। ये तो 11 से आगे हो गई है ना, वो थोड़ी जल्दी है मेरे ख्याल से, वो 9 बजे के करीब है। अच्छा, तो सैटरडे और संडे नाइट हैं दोनों? हाँ, इसी तरह। उसमें यही है कि पहले सेशन में सारी डिटेल और अगले में हमारी ओपन डिस्कशन, डीपर टॉपिक्स। बेसिकली हम अब डिफरेंट PIAIC के करिकुलम के हिसाब से हम वही पढ़ेंगे ना, पब्लिक प्राइवेट ब्लॉकचेन कौन कौन सी हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी, उनके कंपैरिजन और ये सब चीजें। आर्किटेक्चर लेवल की जो है ना कुछ डिस्कशन है अब आगे। वो ये जो सारे टॉपिक हैं ये ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर से रिलेट करते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो आगे वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डेप्थ में जाना, उनको समझना। कोडिंग में वो इतना मैटर नहीं करते, थोड़ा बहुत मैटर करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं। अच्छा, ये डेवलपर की जो CB डेवलपर की बुक है वो है किसी के पास? अच्छा, बुक्स और रिसोर्सेज गाइस, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है आप सबके साथ। उसमें मैंने वो सारे रिसोर्सेज जिनको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ और जिनको मैं टाइम टू टाइम पढ़ता रहता हूँ, which is including the Solidity documentation plus certain books about it. तो वो मैं रिसोर्स दोबारा शेयर कर दूंगा। उसके अंदर आसिम भाई आपको Solidity की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, Solidity की जो एंड्रियास की बुक है वो तो मिल ही जाएगी, वो तो हम सबके पास है, सॉरी एथेरियम की। तो और कुछ और चीजें भी वहाँ मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आपको जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, वहाँ से निकाल लीजिएगा। सही है। वैसे मैंने कहा अगर किसी ने किसी के पास हो तो वो भी वहाँ पे शेयर कर देना, या वो ग्रुप में कर दे, वो CBED की बुक जो है। जैसे हमारे पास CBBF की है ना, डेवलपर एथेरियम। हाँ जी, मेरी इसी रिसोर्स वाले में पढ़ी है कहीं, 1 मिनट में आपको नहीं, ये वाली नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, वो वाली नहीं, जो हमारा उसका है ना, एक टेस्ट है ना, जैसे CBBF का है। जी इसी तरह डेवलपर एथेरियम। हाँ जी, मैंने ही शेयर की थी, मेरे पास थी वो ऑफिशियल गाइड, मैं उसको निकाल के लाया था। ओके, वो वहाँ पे है, मैं ले लूंगा। हाँ, मैंने उसको अपने एडवांस फाइल्स में भी रखा हुआ है, वो पूरा फोल्डर जो बनाया हुआ है। अच्छा, भी आप उठा सकते हैं। तो ये है, वो शेयर कर दें। हाँ, वो मैं शेयर करता हूँ। वो ये है कि उसमें भी बड़ा अच्छा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते लेकिन बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन उस पूरी बुक में है। अच्छा, सही है। एग्जाम के लिहाज से बड़ी अच्छी रहेगी वो। एनी हाउ, वो मैं शेयर कर दूंगा। और किसी का कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, प्लीज डू टेल मी। या शेयर फाइल्स में दोनों अवेलेबल हैं। वो मैं वो लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा आसिम भाई। मैं कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहा हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर, यही बुक्स के और भी चीज़ें। तो वो जो मैं उसमें कॉपी करता हूँ ना, वो वेरी आप समझ लें कि रेकमेंडेड और जो बहुत ही क्यूरेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो रखता हूँ मैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ भी फेंकता जाता हूँ वहाँ पे। तो आपको उस फोल्डर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। और ये जो एक डाटाबेस आप लोग बना रहे हैं उसको भी शेयर कर दीजिए। जो यूई का है वो मैं और बुरहान मिलके उसको हम अपडेट कर देंगे, तो वो हमारे साथ शेयर करिए। हाँ, अभी के लिए आसिम भाई हमारा यही टास्क है कि हम लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस, पता क्या, आप सब लोग आप एक दूसरे से भी ना कनेक्ट होना शुरू हो जाएं। आई मीन मैंने वो जो ग्रुप बनाया हुआ है लिंक्डइन पे, उसके ऊपर सारे अगर जाएं और उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, प्रेस कनेक्ट वंस विद एवरीबॉडी एंड वी ऑल कनेक्ट विद एवरीबॉडी एल्स। इवन दैट इटसेल्फ क्रिएट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल नेटवर्क। और पहला स्टेप वो है, और उसके बाद फिर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना, वो फिर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जो राहील भाई। तो मेरे तो
2500 से ज्यादा कनेक्शन है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो यूएई का है वो हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि जैसे ही जो एचआर वाले कंपनी चेंज करते हैं ना, तो ये ईमेल्स वगैरह सारी इनवैलिड हो जाती हैं, फिर इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम आता है। जैसे अभी हम ये बना ली, क्योंकि ये मैंने पहले किया हुआ है ना, तो हमने ये बना लिया, ठीक है, हमने शेयर भी किया है। कल को जाके जब हम इस पे क्या करते हैं, अभी हम ये कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज यूज करें, जब हम इस पे कॉल करेंगे ना, तो बहुत सारे 50% के करीब जो है वो रिप्लाई नहीं आएगा उसमें, यानी वो बाउंस हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। हाँ ऐसा तो ये है, फिर करना पड़ता है, इसमें ये इशू आता है बाद में ना। और पता क्या, हमारा जो फॉर्म है उसमें इस वक्त जो है ना, वो बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ लिंक्डइन का जिस तरह प्रोफाइल लिंक है, कंपनी नेम है, डेजिग्नेशन है, इस वक्त सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो ईमेल पर्सनल नंबर है, अगर वो आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो वी विल प्रोबेबली बी फेचिंग इट यूजिंग अनदर सर्विस, ऑनलाइन सर्विसेज। एचआर वाले कभी भी पर्सनल नंबर जो हैं वो नहीं रखते। आप अपनी या मेरी एग्जांपल ले लें, मैं कभी भी अपना जो पर्सनल नंबर है वो बिजनेस के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि उस पर सुबह शाम मैसेज आएंगे, कॉल्स आएंगी। मैं कंपनी चेंज करता हूँ तो वो कंपनी का नंबर होता है, कंपनी के पास रह जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो लेकिन ये नहीं है कि हम ये ना करें, बल्कि हमें ये करना चाहिए। सब लोगों को अपना एक्सपेंड करना चाहिए। देखिए नेटवर्किंग जो है ना वो बहुत हेल्पफुल है। रियल लाइफ में आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट है, अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है तो आप समझें कि आपकी वो इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है। ऐसे ही मैं खुद ये रियलाइज कर रहा हूँ अब। किया होगा जब आप बाहर आए हैं, तो हम लोग आए यहाँ पे आके देखा है कि भाई नेटवर्किंग के बगैर जो है आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए राहिल भाई का जो था वो मैं समझ रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जो लोग सुन रहे हैं वो ये देखें कि दुनिया में जितनी भी स्टार्टअप्स हुई हैं वो इसी तरह के छोटे से इनिशिएटिव से हुई हैं, और फिर वो जैसे जैसे उसके अंदर वो मेहनत करते गए हैं तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गए हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल भाई हमारे सामने जूम की है। आप देखें कि उसकी 1-1.5 साल पहले वर्थ क्या थी और अभी वो क्या हो गया है। 40 बिलियन के करीब चली गई है जूम की जो नेटवर्क है। तो ये इसी तरह से एक छोटा सा उनके ज़हन में आया, 2-4 लोगों ने टीम बनाई है और उसके ऊपर काम शुरू किया। अब उसमें ये है कि हर बंदा अपनी फील्ड का मास्टर है। एक बंदा जो है वो लेट्स से कि आपका डेटाबेस में है, दूसरा आपका प्रोग्रामिंग में है, तीसरा फाइनेंशियल साइड पे है, चौथा एचआर साइड पे है, पांचवा जो है रिसर्च साइड पे है। तो ये एक कोलैबोरेशन होगी है सबकी। तो इसी तरह से चीजें आगे चलती हैं इंशाल्लाह। अभी एक तो ये भी हो रहा है कि स्क्रीनिंग हो रही है, हमें पता चल रहा है कौन जो है परमानेंटली हमारे साथ चल रहा है, टाइम दे रहा है। इजी नहीं है, पाकिस्तान में अभी 1:30 बज रहा है तो लोग बैठे हुए हैं। तो नहीं, ये वाकई ये भी एक चीज है ना। बेशक वो लोग यानी कुछ भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि वो हैं इस वक्त, यानी उनके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, यानी वो अपना टाइम निकाल के और सारा कुछ करके। अब पता नहीं कौन किस हालत में होता है, कितनी उनके पास स्पेस होती है कि वो कर सकते हैं। यानी पॉइंट ये है कि वो लोग वाकई कुछ यानी करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ज़का ने कहा था कि हमें कुछ लोगों को जो है प्रॉपरली एक डायरेक्शन देनी होगी कि भाई आप ये कर लो, चलो आप ये कर लो। वैसे तो वॉलंटियर्स का मतलब ये होता है कि भाई मैं जो आप टास्क है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेवल नहीं है। फिर भी हम लोग कहें अच्छा यार इस इतना पोर्शन तुम्हारा है और इतना पोर्शन इसका है, चलो ठीक है आप ये कर लो। उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम कोऑर्डिनेट करेंगे। तो राहिल भाई का इस चीज पे स्ट्रेस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी गोल्स, हमारा मकसद बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको क्लियर होना चाहिए हमारा मकसद है कोई ना, यानी उसको राहिल भाई ने एक फिजिकल फॉर्म आज दी है, उसको बताया है कि वो उसको कैसे देख रहे हैं। मैं भी इसको कन्वर्ज होता हुआ इंशाल्लाह इसी तरह देख रहा हूँ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेरा भी आइडिया राहिल भाई से डिफरेंट नहीं है। We are going to be organized inshallah under something which can be a company, it can be a mentoring service, it can be a consultation service, something like that, something along those lines, जिसमें हम सही बात है। लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहिए, बिकॉज हम
बॉटम लेवल पे रह के नहीं काम कर सकते. वी शुड बी विजिबल टू द वर्ल्ड स्लोली स्टेप बाय स्टेप. उसके लिए उसमें उसमें ये है ना कि पहले हमें अपनी जो बेस है ना वो थोड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी. जैसे हमें खुद से समझना पड़ेगा. उसकी एक एग्जांपल ये है कि हम लोगों का जो अभी चल रहा है यानी पैटर्न है जो हमारा वो काफी डिफरेंट है. ठीक है, तो हमारा लेवल काफी डिफरेंट है. हम बेसिक नॉलेज के ऊपर नहीं बैठे रहते. जैसे हम अभी जाके डीपली हमने आर्किटेक्चर लेवल की चीजें की हैं, सही है, डेवलपर से आगे का सोच रहे हैं. तो ये हमारा पहला प्लस पॉइंट है. तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कंसिस्टेंसी है. अगर लोग इसी तरह कमिटेड रहे इस चीज के साथ, तो इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है जब हम लोग एक डिफरेंट शेप में नजर आएंगे. और पता क्या, हम सारों का एज ए टीम फोकस, जब हमारी टीम रहेगी ना तो फिर इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स होते हैं. अगर हमारे एक्सटर्नल, यानी जब हम एक टॉपिक के ऊपर आते हैं ब्लॉकचेन, तो वी थिंक आवरसेल्फ एज अ टीम और हम एक साथ हैं. अगर हम ऐसे करेंगे कि हम जब भी ब्लॉकचेन के बारे में सोचते हैं तो हमें ख्याल आता है यार वो फलाने बंदे से मैंने बात की थी ब्लॉकचेन पे, उसका क्या बना, मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ, उससे नेटवर्क करता हूँ. अगर हम इस तरह एक्सटर्नली सोचेंगे ना तो फिर हम बिखर से जाएंगे. लेकिन जब भी हम अपने टॉपिक, अपने करियर के बारे में सोचेंगे एंड वी रिमेंबर आवर टीम एंड वी शेयर विद इट, वी शेयर विद देम एंड उनके सामने हम रखें, उनके साथ डिस्कस करें, तो ये टीम बिल्डिंग जो है ना वो सबसे मुश्किल चीज़ है, स्पेशली इस टाइम्स में इंटरनेट पे. और जिस तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो टीम बनना जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फॉर्म में आएगा. जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, आपको पता है मेरे जैसे राहील भाई भी हैं, मैं भी हूँ, हम दोनों के जो नेटवर्क पॉइंट्स हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटिंगली एक्सपैंड हो रहे हैं जब से हम लोगों ने ब्लॉकचेन को एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट किया. बिकॉज नेचुरली हम दोनों समझ लें नेटवर्कर हैं, जिसकी वजह से हम रडार को जो है ना पूरा घुमा दिया दुनिया में भी, जहाँ जहाँ तक पहुँच पाती है बन जाए. मतलब बेशक बीटीए तक जाना पड़े, ट्रेनिंग अलायंस, वो बाबा जी जो है ट्रेनिंग अलायंस वाले, दाढ़ी वाले, उनके साथ हम प्राइवेटली कांटेक्ट में हैं. हम कोशिश कर रहे हैं उनका सेशन हम अरेंज करें अपने टीम मेंबर्स के साथ. वो आके हमारे साथ लाइव क्वेश्चन लें और हम बड़े से बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन उनके सामने रखें जो चैलेंजिंग हो और जो जिनका वो रिस्पांस दें, उनसे उनको भी पब्लिसिटी मिले, हमारा भी नाम आगे आए कि भाई ब्लॉकचेन बैच 34 BAP इन लोगों ने ये चीज़ अरेंज की एंड दे आर रीचिंग देयर. तो हम पूरी कोशिश इसी तरह कर रहे हैं कि एक्सटर्नल जो दुनिया है उसकी नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा करके इस टीम के ऊपर बेनिफिट को कंसंट्रेट किया जाए. बीटीए वालों के साथ हमारे काफ़ी कनेक्शन वगैरह, कन्वर्सेशन, सब कुछ चल रही है. एंड राहील भाई तो इस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं मुझसे. तो वो यही होता है आसिम भाई कि रिस्पांस जब आता है ना टीम से, तो फिर बहुत अच्छा दिल करता है उसमें और ज़्यादा करने का. जब रिस्पांस ना आए, माठा सा हो, ठंडा सा, फिर बंदा कहता है यार क्या है. नहीं, लोग माशाल्लाह हमारे साथ हैं और मेरा ख्याल है कि ये अब देखिए ना आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया है. तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी चीजें तो हो जाएगा. जैसे आप जो रेफर कर रहे थे, वो हमारे जो अंश भाई हैं वो बिल्कुल ही खामोश रहते हैं हर सेशन में, लेकिन वो ये जरूर इंश्योर करते हैं कि वो हर सेशन में आए, बिकॉज ही इज गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट, ही नोज व्हाट्स बीइंग डिस्कस्ड. जी बिल्कुल. और वो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक ना एक दिन हम उनको यूटिलाइज करेंगे. एग्जैक्टली. सही है ना. तो ये ऐसा नहीं है वो एक छुपे हुए से खिलाड़ी हैं जिनको एक्सप्लोर करना हमारा काम है एज लीडरशिप. मेन चीज है कि लोग जो हैं वो अटेंड करें और फॉलो अप करें. ठीक है, जैसे अभी अनस भाई का देखें कि वो फॉलो अप जरूर करते हैं कि अच्छा कब हुआ सेशन, किसका हुआ, कौन था. तो ये बड़ी बात है. अगर यहाँ तक लोग हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग कामयाब हैं अभी तक. बिल्कुल. अगर अटेंडेंस भी हमारी चल रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें बता रहा है कि इट्स गोइंग ग्रेट. तो इंशाल्लाह विल बी मूविंग फॉरवर्ड बेटर. तो मैं आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ शेयर करूंगा, लेकिन मैं फिर आपको यही लोगों को बताऊंगा कि मज़ा तब आता है जब कोलैबोरेशन होती है. यू कैन रीच मोर, यू कैन डू मोर, यू कैन इम्पैक्ट मोर. कोलैबोरेशन के लेवल पे सब मिलके जब काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करना टीम को, उसमें इट्स गोना गेट
it's gonna take some time to getting used to that way of working together. तो इंशाल्लाह सही है रजा साहब, काफी टाइम हो गया, फिर हम सेशन थोड़ा ही रखें ताकि लोग परेशान ना हो। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, आज घंटे का था, फिर 2 का हो लिंक गया कोर्सेज का इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। we कल। will see each other. Take care everyone, thank you for coming. इंशाल्लाह। कल और परसों इंशाल्लाह सेशन होगा, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज।